नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ अजय और मानसी। तो यूएस मार्केट्स के लिए तो इस वक्त चीयरफुल मूवमेंट है और इनफैक्ट फेड की कोशिशों का असर भी दिख रहा है। वहां सीपीआई फिगर्स जो है अनुमान से थोड़ी कम आई हैं, लेकिन ना क्या ये फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला जो स्टेप है उसको रोकने में कामयाब होगा? मॉर्निंग मानसी, मॉर्निंग अजय। अजय, नंबर्स सीपीआई फिगर्स तो अच्छे आए वहां, लेकिन फेड अभी भी कॉशियस तो रहेगा। एक बार और तो डेटा देखना चाहेगा। क्या बाजार अभी से उत्साहित हो सकता है कि शायद पॉज आ जाए? देखिए, ऐसा है कि ये जो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं, क्योंकि बाजार के अनुमान और इकोनॉमिस्ट के अनुमान अलग अलग चलते हैं। जैसे यहाँ पर भी एकेडमिकली जो एस्टिमेट्स है और जो बाजार एस्टिमेट लेके चल रहा है वो अलग अलग चलते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि यूएस में 4.9 नहीं आया है। मतलब देखिए स्पीड, अगर हम बार ग्राफ दिखा सकें डायरेक्टर साहब, जो आपने कल बनाया था, अगर आपने वो अपडेट किया हो तो दिखाइए कि कैसे अगर आप एक साल का डेटा देखेंगी तो ग्रोथ जो है एकदम डिसेलरेट हो रही है। ये जो बार ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार ये जानता है। हाँ। और इकोनॉमिस्ट जो है वो मंथ ऑन मंथ रीडिंग देखते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये फ्यूल कर रही है बाजार को इस समय। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ यूएस ही नहीं, चाइना का भी डेटा कमजोर आया है। चाइना इन्फ्लेशन कमजोर आया है। देश, दुनिया की दो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, इनफैक्ट दो लार्जेस्ट, फर्स्ट और सेकंड, कुछ लोग तो चाइना को लार्ज बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड वही है, राइट। दोनों इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बात कई दिन से बोल रहा हूँ कि बाजार अब इन्फ्लेशन और पॉज तो लंबा हो गया, लोगों को लगा था ये फाइनल पॉज नहीं है, बट इस तरह का डेटा जो आता जा रहा है वो ये बात शायद दिखा रहा है कि ये फाइनल पॉज हो सकता है। लंबा पॉज हो सकता है, कितना ये डिबेटेबल है, लेकिन एटलीस्ट रेट, फर्दर रेट हाइक की जरूरत या नीड फॉर अनदर रेट हाइक की विंडो क्लोज होती जा रही है ऐसे डेटा से। तो एक अच्छी बात तो ये है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सारी नजर होनी चाहिए जून पे, डेट सीलिंग बढ़ती है या नहीं। अब इन्फ्लेशन और रेट्स मैटर हो गए हैं पास्ट का, वो तो आपको ट्रेंड ही दिखा रहा है। सारे चार्टर्स बता देंगे कि आपको 6 महीने के अंदर ये 4% के नीचे भी दिख सकता है, राइट। लेकिन अब जो है फोकस हो गया है डेट सीलिंग पे। तो मैटर मतलब सी बाजार जो है ना, हमेशा चिंता की कोई नया कारण निकाल लेता है। फोकस शिफ्ट हो गया है डेट सीलिंग। वो चिंता ढूंढता है कि चिंता कहाँ है, मैं चिंता क्या करूं, आज मेरे पास कुछ घबराने के लिए नहीं है, तो कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो अब ये वाला मैटर कंट्रोल में आता हुआ नजर आए तो वो डेट सीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहे हैं, आपका क्रूड ठीक है रेंज में बना हुआ है, थोड़ा बहुत उछल कूद करता रहता है, बट वहीं पे एक छोटे से रेंज में। और दूसरा, इवन डॉलर इंडेक्स करीब 101 के आसपास बनी हुई है, कुछ खास रिबाउंड नहीं कर रही है। ये मैटर को हम थोड़ा और डिटेल में एक बार संतोष राव से भी समझेंगे। अभी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमारे साथ शिकागो से जुड़ रहे हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग। न्यूयॉर्क से, राइट? ये शिकागो से तो अनुराग सिंह आते हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको कितनी खुशी हो रही है कि बैक टू बैक डेटा इन्फ्लेशन का दुनिया भर की इकोनॉमी में नीचे आता जा रहा है? Absolutely, I think यही चाहिए. The CPI has to come down. Job market has to. I mean, unemployment rate is generally okay, steady, generally trending down. So I think data is very good. मेरे को तो बहुत ही पसंद है आपके क्वेश्चन का सवाल. देखेंगे आगे जाके. I think the case for pausing is very strong. Case for cutting is not there yet. अभी देखना है आगे जाके क्या होगा. जून एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट देखना पड़ेगा और जून सीपीआई रिपोर्ट भी देखना पड़ेगा बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग. सो आई थिंक ओवरऑल वेरी हैप्पी. होपफुली, आई थिंक डेफिनेटली the issue about the S&P going down to 3,500, 3,200, I think that's off the table. At worst, maybe around 3,900 or 34, because the market is very resilient. And that has been the big surprise for the Fed and for everyone. Despite throwing everything, हर चीज फेंके उस पर, rates बढ़ाए और सब कुछ, but फिर भी market has held up very well. Profits are very good. So I think I am very optimistic, not as negative as last time, but देखेंगे आगे जाके. He said he's data driven. To the extent he's data driven and sticks to that, I think we are pausing for a while and watching to see what happens. Okay. अच्छा, ये बताइए संतोष कि ये मैटर तो हैंडल होता हुआ नजर आ रहा है, ये यूएस डेट सीलिंग का मैटर कितना सीरियस है आपके हिसाब से? सबको पता है कि एंड में
ये डिफॉल्ट नहीं होने वाला है. US will never default on. It is the reserve currency and they don't want to lose that stature. तो डिफॉल्ट नहीं होगा, पर वो गेम्समैनशिप तो चलेगी till the end. Spending cuts, I think they will compromise. The Republicans want 160 billion in spending cuts. Democrats are saying that's impossible. पर शायद बीच में मिलेंगे कहीं, पर डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि it's a election year next year and so many issues at stake, but the biggest thing is US cannot afford to default and not pay its bills, so that's off the table, and they always do that. They come to the end. शायद एक दो दिन भी हो जाए that the debt ceiling won't be raised. हुआ है पहले भी, but सब ठीक हो जाएगा. It's all within the negotiated terms, negotiating zone, and नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता कि US will default. संतोष, हाय, गुड मॉर्निंग। सीपीआई डेटा तो कुछ हद तक सेटल इन होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोर सीपीआई लगातार 5 महीनों से हम देख रहे हैं काफी स्टिकी 5.5% पर देखने को मिल रहा है, और साथ ही एक की इन्फ्लेशन ड्राइवर जो कि शेल्टर कॉस्ट है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 0.4% तक के इंक्रीज यहाँ पर भी दिखे हैं। कहाँ जाता हुआ शेल्टर कॉस्ट दिखेगा और कब तक हम ये देख सकते हैं कि शेल्टर कॉस्ट का ट्रेंड भी सीपीआई में डाउन पर जाता हुआ दिखे? आई थिंक अगर आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि बोलते हैं कि शेल्टर कॉस्ट कम हो रहे हैं. द डेटा इज लैगिंग ऑलरेडी. देयर इज रिसेशन ऑन दैट साइड ऑफ द मार्केट. इट इज स्लोइंग डाउन, बट आई थिंक द फेड लुक्स एट द डेटा दैट इज लैगिंग. तो उनके हिसाब से तो शुरू हो गया है और नीचे जाएगा आगे जाके भी शेल्टर कॉस्ट. आई थिंक द बिगर रीजन फॉर द कोर सीपीआई इज द सर्विसेज पार्ट. आई थिंक दैट इज स्टिल देयर. इट्स आई मीन gasoline is a lot of costs are still there, very high. So I think that needs to come down. It's very stubborn. The goods inflation is down very much. पर क्या हो गया, the equation जो है goods में demand तो है, actually services demand ज़्यादा है, तो goods you can't keep the goods from going down much because I'm sorry, the wage pressure I was trying to get at. The wage pressure is still there because people have to produce the goods to meet the demand for the supply side, for the services side. So वो जो equation है, that will keep the wage pressure up and that will keep the services inflation up, and that's what they need to, and that's why he's going to stay. He's in no rush to cut. उनको तो वो कम करना ही है, और हो जाएगा क्योंकि आगे जाके you'll see a slow down, general slowing down, but it's not as bad as before. We are definitely peak, पर अब धीरे धीरे आएगा नीचे. The services is a very sticky part. एब्सोल्युटली संतोष, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इस वक्त हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़कर इन्फ्लेशन के फ्रंट पर अपनी एनालिसिस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज के 4 बड़े ट्रिगर्स का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि बाजार के लिए, भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स कहां पर जाते हुए दिख रहे हैं. विदेशी बाजार को ब्रीफली हमने टच बेस किया और महंगाई में कमी आने से हमने देखा इस वक्त एशियाई बाजार में एक पॉजिटिव स्टार्ट जरूर देखने को मिल रहा. बीती रात हमने देखा कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी मजबूती थी. सीपीआई डेटा के बाद यूएस के मार्केट्स में भी एक अपमूव का एक्शन जरूर देखने को मिला. हालांकि डाउ की तरफ से कमजोरी वहां हाथ लगी, लेकिन भारतीय बाजार के लिए नतीजों का सीजन लेग ऑफ रिजल्ट्स में ऑफ इंपॉर्टेंट वंस अगर आप देखेंगे एल&टी, डॉक्टर रेड्डीज, दोनों कंपनियों के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए. डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स कमजोर रहे. फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पर लगातार फोकस है, लेकिन इन नंबर्स का असर किस तरह पड़ता है और साथ ही एल&टी के नतीजों का क्या असर है, इस पर विस्तार से आगे और बातचीत होगी. आज एशियन पेंट्स, आयशर और उसके अलावा 5 एफएनओ की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जिस पर खास नजर रहे. एबी कैपिटल, सीमेंस, बलरामपुर चीनी, इन तमाम कंपनियों के नतीजे पर आज नजर रखनी होगी. देश के सियासी गलियारों से खबरें आना शुरू हो गई हैं. एक तो इलेक्शन, कर्नाटक के एग्जिट पोल पर लगातार खबरें हैं और हम आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं. 13 मई को चुनाव के नतीजे भी आएंगे. 8 में से 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस इस वक्त आगे नजर आ रही है. इसके अलावा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देना सही है या गलत, इस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ आज फैसला सुना सकती है. तो इस वक्त के बड़े ट्रिगर्स हैं जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी है. लेकिन भारतीय बाजार का अगर रुख करें, भारतीय बाजार में कल भी हमने देखा, इनफैक्ट अजय हम कल ये बात कर रहे थे कि अब रेजिस्टेंस के जो जोन है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. 18,400 के पार कितना जल्दी भारतीय बाजार निफ्टी जाता दिख सकता है और गिरावट में क्या अब भी खरीदारी देखी जाए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, बट ये किसी को इसका जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि कोई बाजार कहाँ जाएगा इसका सवाल किसी के पास नहीं होता है. लेकिन बाजार कहाँ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसका, या हमें क्या करना चाहिए
इसका सवाल सब, इसका जवाब सबके पास होता है और सबका अलग अलग भी हो सकता है। बट हमने एक बहुत ही स्पेशल ग्राफिक बनाया है जो आपको बाजार का सेंटिमेंट बहुत अच्छा समझाएगा अपने व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, आज हम 30-40 पॉइंट के गैप आपके साथ खुलेंगे और हम एक रेजिस्टेंस जोन पर ही खुलेंगे। ये देखिए, ये पिछले 4 दिन का डेटा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और ये जो है डेटा ये बता रहा है कि हर गिरावट पे खरीदारी आ रही है। अगर हम निफ्टी का कल, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा साहब इंटरडे लेके आइए, कल का पर्टिकुलरली, आपको नजर आएगा कि ऑलमोस्ट ये बात गिवन हो गई थी क्योंकि हम रेजिस्टेंस जोन में तो मुनाफा वसूली आ चुकी है। लेकिन ये देखिए, निफ्टी ने 18,200 पे सपोर्ट लिया और अच्छी तरीके से एक रिबाउंड दिया और डेज हाई करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी को भी लेके आइए डेटा साहब। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में जो प्रेशर था वो हावी था, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी बैंक ने भी एक बहुत बढ़िया लो बनाया 42,800 के आसपास का, और वहां से लास्ट टाइम में रिकवरी बिल्कुल नजर आई। जी हाँ, पीएसयू बैंक्स इंडेक्स लेके आई डेटा साहब। पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हो रही थी। यूनियन 5 दिन से पीएसयू बैंक में शॉर्टिंग हो रही थी। पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक, एसबीआई, बीओबी सब में गिरावट थी। लेकिन कल हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी खासी रिकवरी आती चली आई। ओके, निफ्टी 4300 का कॉल आपने चला दिया डायरेक्टर साहब। अरे फिर से लगा दिया आपने। ओके, कोई बात नहीं, एफआईएस की खरीदारी भी हाँ शायद। लेकिन पॉइंट ये है कि अब ये पिटने के बाद शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। हुआ क्या, ईसीएल का मैटर हमने पूरे दिन आपको कवर किया। बाजार को लगा कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ जाएंगी पीएसयू बैंक्स को, और उसके बाद हम आपको सफाई भी लेके आए टॉप बैंक्स की, कैनरा बैंक की भी सफाई आई। लेकिन तब तक ऑलरेडी बैंक निफ्टी रिकवर होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब एक बार एसबीआई कल दिखा दीजिए, क्योंकि जो कमजोरी का लीड था वो एसबीआई और बीओबी से आ रहा था। लेकिन हमने देखा लास्ट आवर ट्रेड में अच्छी खासी रिकवरी आती गई एसबीआई और पीएनबी, एसबीआई और बीओबी में इंट्राडे। ये देखिए, दोनों स्टॉक्स में इंट्राडे अच्छी खासी रिकवरी है। तो ये जो कमजोर होता हुआ हिस्सा था बाजार का, ये अब कमजोर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आपका एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये स्टॉक्स अच्छा रिकवरी दे रहे हैं। कल लुपिन ने बहुत अच्छी रिकवरी दी कमेंट्री के बाद। तो फार्मा ठीक ठाक चल रहा है। आज डीआरएल पे आप नजर रखिएगा, बाजार कैसा लेता है। 5 दिन से डीआरएल अपने नंबर्स में जाते वक्त ही शॉर्टिंग हो रही है इसके अंदर। वीक था भी डीआरएल, तो 6% इसका एडीआर नीचे था रिजल्ट पे। कल मैं एक खास बात कहना चाहूंगा कि लुपिन ने कल जो यूएस मार्केट्स के बारे में कमेंट्री दी है, बहुत मजबूत कमेंट्री दी है कि हमारा हाई डबल डिजिट में यूएस मार्केट ग्रो करेगा, और ये भी कहा है कि मार्जिन प्रेशर्स जो हैं, प्राइसिंग प्रेशर्स यूएस मार्केट में, वो अब पीक आउट हो रहे हैं, उतने खराब नहीं दिखते हैं। तो उस लाइट में मुझे लगता है बाजार डीआरएल को भी एक चांस देगा। जो अप्लाई होता है लुपिन पे यूएस मार्केट और प्राइस इरोजन का मैटर, वो डीआरएल पे भी अप्लाई होता है। और उसके बाद भी कमजोर नतीजे जो बाजार को ऑलरेडी मालूम थे। तो देखते हैं इंट्राडे में डीआरएल में बाइंग आती है नहीं। और लास्टली एलएनटी में कल शाम को, इनफैक्ट लास्ट 5-7 दिन से एलएनटी बहुत मजबूत है, ऑलराउंड 2400 के आसपास आ चुका है। बुकिंग आ जाए अब। नहीं, पॉइंट ये है कि बाजार ने ऑलरेडी ये मान लिया था कि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत आएगी और उस पर कमेंट्री मजबूत आई है, जो कि हुई है। लेकिन मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में है। तो मामूली प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। देखिए 2400 रुपए के आसपास एलएनटी बना हुआ है, ऑफ लोज बंद हुआ। ये इसके भी आपको नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सपोर्ट कर रहा है बाजार को। तो मामूली कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसमें भी बाइंग ऑन डिप्स है। तो बाजार का स्ट्रक्चर इस समय 18,200 18,600 वाला है। आज हम 400 क्रॉस कर जाएं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट 18,500। बैंक निफ्टी में भी मजबूती है क्योंकि एचडीएफसी बैंक में तेजी वापस आ चुकी है। लेके आइए, कल भी टॉप 5-7 गेनर्स में था इंडेक्स के। और आपका पीएसयू बैंक जो 3-4 दिन से कमजोर हो रहे थे, वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन हम अभी चलते हैं डिम्पी के पास ये जानने के लिए कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 10वें दिन तक 10th स्ट्रेट डे, डायरेक्टर साहब आप दिखा सकते हैं ग्राफ, एफआईआई तो मतलब एकदम राशन पानी लेके चढ़ गए डिम्पी, इंडिया छोड़ ही नहीं रहे। हाँ देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ट्रैपिंग ऐसी हुई है कि अब शॉर्ट्स वाले त्राहिम हम बोल रहे हैं और ये आपको दिख भी रहा होगा। बैक टू बैक शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको मार्केट के अंदर नजर आ रही होंगी। कल भी कुछ ऐसे हुआ, कल फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशंस बनी है, माफ कीजिए शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आई हैं और शॉर्ट कवरिंग जोरदार थी। शॉर्ट कवरिंग ऐसी थी कि इंडेक्स के अंदर यानी कि निफ्टी के अंदर करीब 1% और बैंक निफ्टी के अंदर -3% के ओआई को घटा गई, यानी कि मंदी वालों को सिस्टम से और बाहर कर दिया कि आप हट जाओ और हमको आगे थोड़ा और बढ़ना है। इसके अलावा अगर आप पीसीआर वगैरह भी चेक करेंगे तो वो ठीक ठाक हेल्दी कंडीशन में है। इस समय करीब 1 का पीसीआर भी चल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी का स्लाइटली नीचे है और बैंक निफ्टी के पास 43,500 भी नहीं आया, इसलिए उसका नीचे चल रहा है। जबकि बैंक निफ्टी के पास 18,250
300 वाले लेवल्स हैं और आज तो आप 400 की दरवाजे पे खड़े हैं। तो कुल मिला के यह है कि मार्केट की ब्रेथ काफ़ी हद तक स्ट्रांग है और ये शॉर्ट कवरिंग बार बार आ रही है और कोई भी डिप मिल रहा है वो बॉट हो रहा है। जो भी आपने चार्ट दिखाया था उस चार्ट पे पिछले हमने 4 सेशन को निकाल के रखा, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। उन चारों सेशन में जब भी बॉट आ रहा है, जब भी डिप आ रहा है, उसको बॉट किया जा रहा है। आते हैं विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे 3% ये बढ़ा, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं है। मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी, जब तक 15 के ऊपर विक्स नहीं आता तब तक खतरा आएगा ही नहीं। 13.5-14 के विक्स की कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। रही बात एफआईज के भी आप नंबर्स की बात बोल रहे थे, फिर से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो बिकवाली हो रही थी वो रुक गई है और वहां पर भी बाइंग हुई है करीब 2611 करोड़ रुपए के आसपास की। कल रिटेल, एफआईज दोनों ने फ्यूचर्स को खरीदा है। रही बात लॉन्ग पोजीशंस की परसेंटेज की, तो करीब 49% है अभी एफआईज लॉन्ग सिस्टम में, 51% जो शॉर्ट है और 48% रिटेल भी लॉन्ग है। आज 4 शेयर एफ एंड बैन में है, भेल, कैनरा बैंक, जीएनएफसी और मन्नापुरम। तो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन फिर से बढ़ती हुई दिख रही है, बाइंग लगातार जा रही है और देखना होगा आज क्या बैंक्स भी, पीएसयू बैंक्स में जो लास्ट आवर में रिकवरी आई, लेकिन मिड कैप पीएसयू में तो थोड़ा सा दबाव था, वहां पर अभी भी ईज आउट। देखिए हमने कैनरा बैंक की, हम अभी अंकुर को वापस लेके आएंगे शो में, उन्होंने भी बहुत सारे बैंक से बात करके इस मैटर को वापस से उन्होंने पूरा डिटेल में डिग किया है और लेके आए। लेकिन कैनरा बैंक की जो सफाई रेट से अगर आप चला सके, वो कैनरा बैंक की सफाई, वो पहले तो कैनरा बैंक से घबरा गए लोग, कैनरा बैंक की कॉन कॉल से, उसके बाद ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई कि साहब 5% तक की ज़रूरी हो जाएगी हमें प्रोविजनिंग करना। लेकिन उसी कैनरा बैंक ने हमारी क्वेरीज पे जो सफाई दी, जिसके बाद पीएसयू बैंक में रिकवरी आना शुरू हुई। अगर हम वो दिखा सकें, हमने फ्लैशेज भी चलाए थे कल। ओके, चलिए हम आपको शो के दौरान अभी बताते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि 1-2 बैंक्स ने अपने कॉल में कुछ ऐसी कमेंट्री दी थी जिससे बाजार डर गया। फिर उन्हीं बैंक्स ने आके सफाई दी कि 5% तक की प्रोविजनिंग ज़्यादा है, 1-1.5% तक की प्रोविजनिंग से ही काम चल जाएगा। कैनरा बैंक और पीएसयू बैंक इंडेक्स दोनों ऑफ लोज बंद हुए। आगे चलते हैं, अपने चार्टिस्ट को भी शामिल करते हैं। कुणाल प्रार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किरण जानी भी जुड़ गए। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है। कुणाल, आपकी ये जैकेट है 3 पीस की, ये मुझे बहुत स्मार्ट लगती है, क्योंकि ये लोग जो है ऑलमोस्ट ये पहनना बंद ही कर दिया था लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि बॉम्बे का वेदर ये वो, लेकिन आप अक्सर ये वाली जैकेट पहन के आते हैं, फुल जैकेट की जगह पे, बहुत स्मार्ट लगती है। चलिए आप ही तो शुरुआत करते हैं आज। ये बताइए कि जो रिकवरी आ रही है 3-4 दिन से, ग्राफिक लेके आइए डायरेक्टर साहब वापस से, हर लो से बाजार ऑफ लोज और रिबाउंड होके बंद कर रहा है। क्या ये 18,400 क्रॉस करके 18,500 पहुंचेगा? गुड मॉर्निंग, वेल थैंक यू। एंड ये मेरी लकी जैकेट है एंड जब भी ये पहन के आता हूँ वो जो और जब भी ये पहन के आता हूँ वो स्टॉक रिकमेंडेशन करता हूँ, स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट हो, टारगेट अचीव होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो तो फिर ये चाहता है कि सॉरी बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से ज्यादा बेनिफिट ये लकी जैकेट का हमारे जो दर्शक है उनको होना चाहिए, ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिटेबल कॉल मिले। बढ़िया बढ़िया, बताइए 18,400 क्रॉस करवा रहे हैं आज या नहीं? वेल 18,400 क्रॉस होने के चांसेस है, जिस हिसाब से पर्टिकुलरली अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें और पर्टिकुलरली कल डाइंग आवर्स में जिस हिसाब से मोमेंटम आई थी, ओके, उस मोमेंटम के बेस पे मुझे लग रहा है कि आज 18,400 निफ्टी क्रॉस कर सकता है। एंड अगर ये 18,400 अगर निफ्टी क्रॉस करता है, सस्टेन होता है, तो मुझे लगता है कि हमें एक नया लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। व्यू इस फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है, 18,400 क्रॉस कर सकता है। वो जैसे ही क्रॉस करेगा इमीडिएट बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं ऊपर में 18,670 18,670 का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद ऊपर में हमें एक नया लाइफ टाइम हाई भी निफ्टी बनाते हुए देखने को मिल सकता है। तो जो व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है फिलहाल, पॉजिटिव साइड का व्यू ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, किरण भी है हमारे साथ। किरण, 18,400 तो ऑलमोस्ट एसजीएक्स निफ्टी दिखा ही रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग का जो बाउट है, क्या 18,400 आप एम करेंगे, उससे भी ऊपर एम करेंगे, क्या कैसे होगी आज इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर जैसे डेरिवेटिव का डेटा आपने कैश मार्केट में डिस्कस किया कि ओवरऑल 10 दिन से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सामने आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखोगे एफआईआईस का। सो लॉन्ग में 4,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, ये पूरे वीक दरमियान हमने देखा है कि मोर देन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए लॉन्ग साइड पे। कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड पे भी 10 to 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग का टग ऑफ वॉर चल रहा है, लेकिन ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि काफी एक कंप्लीटली हमें व्यू रेस मिल रहा है, जहाँ पे कॉल में कल शॉर्ट कवरिंग
कॉलिंग हमने देखी थी 65,000 लॉट की, और वहां पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग काफी जोरों से हुई है 96,000 लॉट की। सो जो नीचे से रिबाउंड आ रहा है उसमें पुट राइटर्स अपना कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड कर रहे हैं और पुट राइटिंग नीचे के लेवल पे अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो राइटिंग है वो हेज पोजीशन है। कल हमने देखा 96,000 लॉट का अगर राइटिंग था तो उसके सामने 90,000 लॉट पुट बाइंग भी हुए है। सो कहीं ना कहीं लोग कॉशियस अप्रोच से ही बढ़ रहे हैं आगे। अब टेक्निकली हम बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि 300-350 एक सप्लाई जोन है, वहां से नीचे 18,100 18,200 के बीच में मार्केट आ सकता है। कल हमने देखा कि मार्केट वहां तक आया, वहां से रिकवरी आई। अभी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 18,380 400 के बीच में खुल रहा है। अगर आप ऑप्शंस के डेटा के वाइज देखो, आज एक्सपायरी भी है, सो कहीं ना कहीं 18,300 18,400 के आसपास काफी एक कॉल राइटिंग जिस तरह से हुआ है, एक प्रेशर डेफिनेटली हम देख सकते हैं। साथ ही साथ आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं पिछले टाइम जब फॉलिंग चैनल का स्टार्ट हुआ था बनना, तब हमने देखा था कि 18,400 18,300 वाज अ ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो क्रॉस नहीं कर रहा था। तो आज एक्सपायरी के दिन तो लग रहा है कि क्रॉस करना चांसेस कम है, क्योंकि पीसीआर भी 1 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर कॉशियस रहेगा। 18,400 450 के बीच में वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट। आप 18,510 का स्टॉप लॉस रखें फॉर द एक्सपायरी पर्पस, और नीचे में जो एक्सपायरी है वी आर एक्सपेक्टिंग 18,200 से 18,300 के बीच में आज की एक्सपायरी रहे। सिमिलर में बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से 43,000 को होल्ड किया है, यहाँ पे भी अगर आपको ध्यान हो तो ट्यूसडे के दिन हमने बात की थी 42,800 का स्टॉप लॉस था। कल हमने देखा 42,822 का लो बना के मार्केट में एक रिकवरी आई। कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट था 43,000 के ऊपर वो हिट हुए। अब वापिस यहाँ पे अगर हम देखें तो 43,500 मेक और ब्रेक लेवल है। जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है 43,000 के ऊपर 2 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, सो चांसेस आर वेरी लेस कि एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रॉस हो। अगर ओपनिंग आवर्स में ही अगर हम 43,500 के ऊपर टिक जाते हैं देन देयर आर चांसेस, but looking at currently technical charts also chances are less, so we would like to go short in a range of 43,500 to 600। हमारा इंट्राडे टारगेट रहेगा 43,200, स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 43,900। सो दोनों ये शॉर्ट कल है वो आज एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें लग रहा है कि एक्सपायरी निफ्टी की मैं रिपीट कर देता हूँ 18,200 से 300 के बीच में रहेगी, और बैंक निफ्टी की 43,200 से 43,300 के बीच में रहेगी। चलिए, कॉशियस नजरिया है निफ्टी बैंक निफ्टी पर। ये है किरण की कॉल्स, और स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज पर भी आएंगे, लेकिन इस बीच त्रिमूर्ति सेगमेंट में आज क्या है खास, शरद से समझ लेते हैं। 3 शेयर्स जो कि आज एक्शन में रह सकते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, आप बताइए। जी बिल्कुल, बीकाजी फूड्स जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा, और आज जो है लॉक इन पीरियड खुल रहा है कंपनी का। लगभग आप कह सकते हैं 64% शेयर्स जो प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं वो जो है आज बाजार में खुलने वाला है। और अगर स्टॉक का रिएक्शन देखें तो आईपीओ प्राइस से स्टॉक में जो है लगभग आप कह सकते हैं 23% का इजाफा ऑलरेडी देखने मिला था। लिस्टिंग जो आईपीओ प्राइस थी वो लगभग 300 रुपये प्रति शेयर थी बीकाजी फूड्स का। उसके अलावा दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, और यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन, तीनों कंपनी ने अनाउंसमेंट दी है एक्सचेंजेस में कि मई 13 को वो कंसिडर करेंगे फंड रेज का। अब ये जो है इक्विटी सेगमेंट से होने वाली है, ये क्यूआईपी की भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स की भी हो सकती है, और इत्यादि वर्जन से हो सकती है। तो इस स्टॉक्स पे ज़रूर आप फोकस रखेगा। और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा जाइडस लाइफ साइंस। यहाँ पे कंपनी को 0 ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए द्वारा आई है उनकी अहमदाबाद फैसिलिटी के लिए। अब ये जो है आप कह सकते हैं EIR रिपोर्ट यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इस फैसिलिटी के लिए आई है, और ये जो फैसिलिटी है वो ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स बनाती है। शायद आपका शुक्रिया है त्रिमूर्ति सेगमेंट में बताने के लिए। तो बिकाजी फूड्स है, जाइडस लाइफ, यूएस एफडीए से कोई आपत्ति नहीं है खबर, एक राहत की खबर आती हुई, और साथ ही अडानी ग्रुप स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। लेकिन आइए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से उनके ट्रेडिंग आइडियाज अब समझते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेड सेटअप स्टॉक स्पेसिफिक आपको कैसा लग रहा है, क्या खरीदारी की कॉल्स हैं आज आपकी लिस्ट में? यस, जिस हिसाब से व्यू बन रहा है कि कॉल से मेरी दोनों बाई साइड की है। सबसे पहला जो कॉल है अंबुजा सीमेंट का है। अंबुजा सीमेंट की अगर इस लेवल पे बात करें, जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, अंबुजा सीमेंट ने 405 के लेवल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर देखने जाए तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है। सो व्यू यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में पॉजिटिव साइड का बन रहा है। 408 के अराउंड का क्लोजिंग में बाय करके चलने की सलाह है। 389.50 का एसएल हम मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट है 422 का है, और 422 जैसे ही क्रॉस करता है हमें 455 तक की भी मोमेंटम, 445 445 तक की भी मोमेंटम हमें अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकती है। तो अंबुजा सीमेंट पहला कॉल है। दूसरा जो है वो ऑटो सेक्टर से है, अशोक लेलैंड। जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है,
एंड कल जिस हिसाब से मोमेंटम आई है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी काउंटर दे चुका है, एंड जब भी फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता है 78 to 80% चांसेस रहता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। सो अशोक लेलैंड 148 के राउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह रहेगी 142 के एसएल के साथ। टारगेट है 150 to 50, 152.50 और दूसरा टारगेट जो है वो 160 का। तो दो कॉल है, दोनों बाय है, अंबुजा सीमेंट और अशोक लेलैंड। कॉल्स खरीदारी की। किरण, इंडेक्स पर तो आपने शॉर्ट की राय दी, लेकिन क्या खरीदारी की राय होगी स्टॉक स्पेसिफिक? बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? यस, तो इंडेक्स के ऊपर हमारा जो व्यू है वो कॉशियस है ड्यू टू एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी मोर और लेस। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो एक हमारा कॉन्ट्राबेट रहेगा, वो आईटी के अंदर है। टीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से हम डेली चार्ट देख रहे हैं एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिख रहा है, साथ ही साथ हम वहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। रिजल्ट के बाद हमने देखा कि मार्केट में टीसीएस ने एक फ्रेश लो बनाया था, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर में कहीं ना कहीं एक नया लो नहीं बना था, तो वहाँ पे हम कंप्लीटली एक बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर भी जिस तरह से एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है 3280 के आसपास, हमें लग रहा है कि वहां से एक फॉलोअप बाइंग आना चाहिए। सो टीसीएस के अंदर आप ध्यान दीजिए 3286 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3350 हमारा टारगेट रहेगा, 3258 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे टीसीएस के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल था ये ट्रेंडिंग कॉल है बीईएल। बीईएल अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो 105 104 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और कल हमने देखा था कि एक पुल बैक के बाद स्टॉक 108 तक गया था। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो बीईएल 108 के आसपास की सेटलमेंट थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 112 का हमारा टारगेट है एंड 105 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये आपके कुछ ट्रेडिंग बेट्स हुए। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। शरद, अभी हमें जो एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बता रहे थे उसमें एक है बिकाजी फूड्स, प्री आईपीओ निवेशकों के लिए लॉक इन खुल रहा है। इसको नोटिस भी कर रहे थे कुणाल, अगर प्री आईपीओ लॉक इन किसी ने लिया हो हाई से भी लगभग 70-80 रुपए, यानी 20% तो मिल गया है। सप्लाई आ सकती है इस पर आज? प्रेशर हो सकता है? जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 370 के राउंड का क्लोजिंग है एंड साइडवेज मूवमेंटम है, बट यस जैसा आपने कहा प्री आईपीओ लॉक इन अभी ओपन हो सकता है, तो लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड अगर ये गिरावट की बात करूँ तो 340 तक की मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, जहां पे काफी अच्छा सपोर्ट बिकाजी को पहले भी मिला हुआ था और रिसेंटली मार्च 2023 को भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो व्यू बन रहा है डाउन साइड का बन रहा है 340 तक की मोमेंटम हम डाउन साइड में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। ये तो एक स्टॉक हुआ बिकाजी फूड, थोड़ा सा प्रेशर आप बोल रहे हैं कि आ सकता है। किरण से भी समझते हैं। किरण, एक और स्टॉक है वो है जाइडस लाइफ साइंसेज। इनके लिए एक चैलेंज ये आ रहा था, कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात की जा रही थी यूएस एफडीए से। अभी फिलहाल क्या ये बात है कि ऑब्जर्वेशंस शायद नहीं देखने को मिलेगी इनके अहमदाबाद प्लांट के लिए। क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा जाइडस पे? सो जाइडस लाइफ की अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ एक अपडेट देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक ने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था 460 के आसपास और ये स्टॉक की बात हम 460 से कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। वहां से आज स्टॉक 525 के ऊपर है। डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट और राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अगर जिस तरह की न्यूज आप बता रहे हो ऐसी कोई न्यूज नहीं आती है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है स्टॉक के ऊपर, तो डेफिनेटली ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर के ट्रेंड में ही रहेगा। ओवरऑल एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है और करंटली काफी टाइम से ये 500-510 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके ऊपर सेटल हुआ है। सो कहीं ना कहीं जब तक ये 500 का लेवल नहीं टूटता है तब तक कोई भी डिप आता है, डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 500 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इनिशियल लेवल पे वी आर एक्सपेक्टिंग 570 का लेवल और जैसे ही 570 क्रॉस होता है तो फिर ये स्टॉक वापस 600 के ऊपर भी जा सकता है। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न के अंदर है। तो मेरे हिसाब से जब तक 500 का लेवल नहीं टूटता है, अगर आपके पास स्टॉक है आप होल्ड कर सकते हो या तो अपना अभी करंट मार्केट से बाई कर सकते हो। ओके, आपको एक और इंटरेस्टिंग एरिया पे लेके चलते हैं, वो है आईटी स्टॉक्स। आईटी इंडेक्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। लास्ट 3 महीने का जब से इन्फोसिस का नंबर आया था वहां से हल्की हल्की रिकवरी शुरू हो गई है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में तो बहुत बड़ी रिकवरी आ गई। ये है कल की आईटी इंडेक्स। ये देखिए, ये जो आपको लोअर लो दिखाई दे रहा है ना लास्ट में, ये आईटी इंडेक्स का लो था जो इन्फोसिस के रिजल्ट ने 10% नीचे जब गिरे थे सारे स्टॉक, मिड कैप स्मॉल कैप मिला के लार्ज कैप, ये वो लो है। अब आप 1 महीने का ग्राफ देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, आपको अच्छी खासी रिकवरी नजर आएगी। ये देखिए, ये 10 में का है। सिर्फ आप 1 महीने का ग्राफ दिखाइए, आपको नजर आएगा कि वो जो एक हफ्ता था इन्फोसिस रिजल्ट वाला, वहां से सारे स्टॉक 20-20 दिन में पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं।
परसिस्टेंट तो 1000 रुपये भाग गया है। और अब ब्रोकरेजेस का ये व्यू आने शुरू हो गया है। अभी आप देखेंगे 3-4 दिन में और ज़्यादा काफ़ी ब्रोकरेजेस आएंगी जो ये कहेंगी साहब रिस्क रिवॉर्ड बड़ा अट्रैक्टिव हो गया है, बट भाव ऑलरेडी चल चुके हैं। डायरेक्टर साहब 1 महीने का ग्राफ दिखाएं इन्फोसिस का, ये सही है। अभी भी आपको ये 1227 के आसपास का लो था इन्फोसिस का रिजल्ट वाले दिन। टीसीएस लेके आइए, परसिस्टेंट लेके आइए और केपीआईटी, ये 4 स्टॉक पे हम बात करेंगे। ये बाजार के सबसे लव्ड स्टॉक है। ये देखिए टीसीएस 75 रुपये ऑलरेडी चल चुका है, इन्फोसिस नहीं चला, ठीक है। 1 महीने में 75 रुपये उसी दिन बॉटम किया था। परसिस्टेंट 150 रुपये चला, 160 रुपये उस दिन के बॉटम से। केपीआईटी लेके आइए डायरेक्टर साहब, यानी बाजार में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। केपीआईटी 60 रुपये चला है उस बॉटम से 1 महीने के अंदर। क्या इन्फोसिस की बारी है आने वाली है? क्योंकि बाजार ब्रोकरेजेस का इंतजार नहीं करेगा कि साहब पहले बाय कॉल्स आए उसके बाद हम लेना शुरू करें। जहां रिस्क रिवॉर्ड और इस पूरे स्पेस के वैल्यूएशन अपने 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से बहुत स्टीप डिस्काउंट पे है। या तो आप एकदम राइट ऑफ कर दें कि इनका धंधा बंद हो जाएगा। क्विक कॉल किरण जानी से लूंगा मैं, क्या इन्फोसिस में इसमें ट्रेड बन रहा है? देख रहे हैं आप बाजार का फ्लो किस तरफ है, किरण? सो ओवरऑल अगर हम आईटी की बात करें तो ऑलरेडी हमने टीसीएस के ऊपर हमने कॉल दिया है कि हमें लग रहा है कि आईटी डेफिनेटली बॉटम हो चुका है। थोड़ा टाइम करेक्शन इसमें रह सकता है, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन चांसेस आर वेरी लेस लुकिंग एट करंट मार्केट सिनेरियो और चार्ट जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो रिजल्ट के दिन हमने देखा था 11-12% का एक क्रैक आया था, वहीं से स्टॉक ने बॉटम बनाया है वॉल्यूम के साथ। और टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उसके हाई के ऊपर, यानी कि 1260-1263 का हाई था, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन्ड है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इतने बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक सस्टेन्ड होकर ऊपर निकल रहा है, तो अपने आप में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है। सो एज अ इन्वेस्टर अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी रिकमेंडिंग टू अवर क्लाइंट एंड एवरीवन कि आप इन्फोसिस के अंदर एक पोजिशनल बेट ले सकते हो। ये बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट जो लो बना है 1186 का, वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और एज ए ट्रेडर अगर आप देख रहे हो तो ये गिरावट के बाद हमने देखा है कि 1215 के आसपास इसका बॉटम था। सो एज ए ट्रेडर भी आप 1215-1220 का एक स्टॉप लॉस लेके करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो तो 1280 का लेवल है, जैसे ही 1280 का लेवल क्रॉस होगा चांसेस है एक शार्प रिकवरी आप इसमें देख सकोगे, जहां पे 1340-1350 तक के टारगेट आ रहे हैं। सो लुकिंग एट करंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड मार्केट सिनेरियो, वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ऑन आईटी। टीसीएस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, तो इन्फोसिस वुड बी द नेक्स्ट प्रिफर्ड कॉल, जहां पे 1220-1215 का स्टॉप लॉस लेके कर सकते हो। और आप अग्रेसिव बायर हो तो 1280 क्रॉस होने पे आप लीजिए। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इशू जो कल शाम से सारे जनरल चैनल्स के ऊपर चल रहा होगा, आपने भी देखा होगा, एक आपको एक नज़र देश में बड़े स्टेट्स में, इंपॉर्टेंट स्टेट्स में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी डेवलप हो रही है। इलेक्शन में भी बाजार बना के चलता है। ये आपको कुछ बहुत ही शानदार वीडियोस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे देवनगर एरिया में कर्नाटका के, और बहुत ज़बरदस्त एक्शन हुआ है कांग्रेस से, बहुत ज़बरदस्त रैलीज, बीजेपी ने बहुत अपनी रैलीज की हैं, और ये मैटर पूरा चल रहा था, बाजार इसको ध्यान दे रहा था। कर्नाटका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट भी है। कल शाम को एग्जिट पोल्स भी आ गए और टाइम्स नेटवर्क के पोल्स और पोल्स भी आ गए, वो भी डेटा हम दिखाएंगे। लेकिन नेट बाजार की नज़र इस बात पे है कि किस तरफ ये स्विंग करेगा। सेंटिमेंट वाइज बाजार ज़रूर देखता है कि जो लीडरशिप पोजीशन है वो चैलेंज हो रही है, क्या ये अगर ये स्टेट जीतते हैं तो क्या कोलिशन साथ में आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो हम बहुत क्विकली आपको बाजार के नज़रिए से ये एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह स्विंग हुआ तो क्या होगा। सिर्फ व्हाट इफ एनालिसिस, हम पहले से बता नहीं सकते क्या होने वाला है, वो तो आपको 13 तारीख को मालूम चलेगा। हमारे साथ जो गेस्ट इस समय जुड़ रहे हैं, हर्ष गुप्ता, वो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर हैं एनएससी आईएफएससी के, जो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद है, बट अदरवाइज एक इन्वेस्टर है एट हार्ट, ऑथर हैं और काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं। हर्ष, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हर्ष, ये बताइए कि ये कर्नाटका इलेक्शंस जो है प्योरली मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से और जो मोमेंटम चल रहा है पूरे देश भर में, उसके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट होगा एज अ स्टेट? कर्नाटका की क्या इंपॉर्टेंस है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में? आई थिंक अनलेस भाजपा की कोई बहुत बड़ी डिफीट होगी तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो जनरल इलेक्शंस के 1 साल पहले कई की स्टेट्स, जो पार्टी जीतती है जनरल इलेक्शंस, वो कई स्टेट्स हारती है। फॉर एग्जाम्पल उसके बड़े एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकली रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सो एक तरीके से इट्स आल्सो सेफ्टी वेल्व कि अगर एक नैरो डिफीट होती है, सो इट्स जस्ट अ वे फॉर पीपल टू आल्सो get their frustrations out and it's actually and then actually vote for the party in Lok Sabha.
So I think market will not be, in my analysis, particularly perturbed unless it's a very big defeat. I think hung assembly or even a narrow Congress victory might be absorbed fairly quickly. कि आपने बहुत अच्छी तरह बताया, क्योंकि हर्ष मैं आपसे ये लिबर्टी लेना चाहूंगा कि एक बार अपने एक मार्केट एनालिस्ट की भी आप कैप पहन के बताएं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं बाजार जो होता है वो एक फैक्टरिंग करने की मशीन होता है, वो फ्यूचर को फैक्टर इन करता है काफी हद तक। फिर आपने बताया कि एक साल पहले लीडरशिप पोजीशन में पार्टियां कई स्टेट इलेक्शन हारती भी हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं इस चीज के ऊपर कई फंड मैनेजर्स, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि एक नजर बनाए रखे थे। तो क्या अगर हम एनालिसिस करें कि एक वीक विन बीजेपी की या स्ट्रांग विन बीजेपी की या कांग्रेस की वीक विन या बहुत स्ट्रांग विन, किस तरफ जाएगा तो बाजार को अचंभा होगा और किस तरफ चीजें मोस्टली फैक्टर्ड इन है आपके हिसाब से? जैसे कि मैंने कहा कि अनलेस अगर कांग्रेस की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रांग मेजोरिटी आती है, 223 में से मान लीजिए 125-30 के ऊपर आ जाती है, दैट बाजार को उससे शायद थोड़ी सी चिंता हो सकती है, अभी ऐसा लग रहा है। बट उसकी शॉर्ट ऑफ दैट बाकी 2-3 सिनेरियोज जो आपने बोला, मुझे नहीं लगता कि उससे बाजार को ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज भाजपा का बहुत स्ट्रांग विकेट नहीं था, ये बाजार में ऑलरेडी मालूम था। इनफैक्ट खासकर साउथ और कोस्टल कर्नाटका में प्रधानमंत्री जी की कैंपेनिंग से लगता है कि थोड़ा सा गैप क्लोज हुआ है। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा 13 तारीख को असली मालूम चलेगा, तो अनलेस इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कांग्रेस विक्ट्री, आई डोंट थिंक इट विल बी अ ह्यूज डेटा पॉइंट फॉर द मार्केट। बिल्कुल हर्ष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त रणभूमि में जो ताज़ा कर्नाटक से जुड़े पोल्स निकल कर आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए और आपकी राय इस पर रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल पैनल पर मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश। कई सारे स्टॉक्स और कई सारे फंडामेंटल एनालिसिस है जिस पर आपसे बातचीत करनी है। विल कम बैक टू यू और आपसे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच वामाक्षी से एक बार ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि कल जो नतीजे आए हैं उन पर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी हैं जो समझना काफी जरूरी है, और उसके बाद बिग बोल्ड ब्रोकरेज का भी इंतजार आप जरूर कीजिएगा जो कि हर रोज आपके लिए हम लेकर आते हैं। लेकिन पहले ब्रोकरेज हाउसेस के तमाम रिपोर्ट्स वामाक्षी में बताएंगे। बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम GCPL के साथ। कंपनी के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय बरकरार रखी 1129 के टारगेट प्राइस के साथ, और JP मॉर्गन की तरफ से भी ओवरवेट की राय आ रही है 990 के टारगेट प्राइस के साथ। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि चौथे तिमाही में मार्जिन लेट बीट देखने मिला है। डोमेस्टिक कारोबार एक अच्छे ट्रेंड पर है और इंडोनेशिया जो कारोबार है वो वापस ग्रोथ मोड पर आ चुका है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की जो क्वालिटी है वो भी सुधर रही है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि रेव लिमिट के सेल्स में जो ड्रॉप देखने मिला है उसके चलते मिस था। US सेल्स हालांकि वोलेटाइल रह सकते हैं, मगर नए प्रोडक्ट लॉन्च मोमेंटम अभी भी काफ़ी मजबूत है और आगे चलते भी काफ़ी मजबूत रह सकते हैं अक्रॉस जोग्राफीज। और इसी के चलते जेफरीज ने डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय ज़रूर दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। 5535 से बढ़ाकर 5650 कर दिया है। इसके अलावा हिंडाल्को भी हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन का मानना है कि नोवेलिस जो कंपनी की सब्सिडरी है वहाँ पर अर्निंग सुधर रहे हैं, उनका नेट डेट डिक्लाइन हुआ है और इनफैक्ट EBITDA पर टन भी काफ़ी शार्प इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है। ओवरऑल JP मॉर्गन ने हिंडाल्को पर ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 490 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे नज़ारा टेक पर। जेफरीज के मुताबिक कुछ की डिसअपॉइंटमेंट देखने मिले हैं ये क्वार्टर में। लोअर ग्रोथ, हायर चर्न इन किडोपिया, लोअर मार्जिन नॉर्डविन में और एडटेक में स्लोअर ग्रोथ, ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थे और इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने ज़रूर बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस 800 से घटाकर 700 प्रति शेयर का कर दिया है। ठीक है, नज़ारा टेक में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से देखें तो इनफैक्ट डिजिटल पर भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ये स्टॉक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पब्लिक को क्या इंटरेस्ट आ रहा है। मैनेजमेंट ने कुछ खास बोला था? नहीं, उन्होंने यही बोला कि हम बहुत बड़ा सेगमेंट है और हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। कुछ सेगमेंट में तो उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ आई है हमारी। एक महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब, बट लास्ट कुछ दिनों से डिजिटल पर भी स्टॉक तो चल ही रहा है और डिजिटल पर भी जो हम ट्रेंड्स एनालाइज करते रहते हैं, इस स्टॉक में लोगों की बड़ी रुचि आ गई है। करेक्ट। अजय, जब 2023 की शुरुआत में नज़ारा टेक जुड़े थे उनका ये कहना था कि वो अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस है 75% रिटेन करेंगे, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो एक नेक्स्ट अपबीट लेवल तक पहुंच सकती है इस साल। ये देखिए एक महीने में 2.5%। हमारे साथ मयूरेश जोशी जुड़ गए हैं। मयूरेश, मैं आपसे बातचीत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक पे करना चाहूंगा, उसमें मोमेंटम बहुत बना हुआ है, L&T। लेकिन इस बार जो
कमेंट्री आई है रिजल्ट्स के बाद, ऑर्डर बुक पे तो अच्छी है, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा। एक बहुत बड़ी खबर वहां पे हुई कल शाम को, और वो है एक एंड ऑफ एन एरा। एल&टी और मिस्टर AM नायक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और नायक साहब, ये आप समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में उनका वो स्टैचर है जो ऑलमोस्ट कामत साहब का होगा बैंकिंग में। वो जो है अब स्टेप डाउन कर रहे हैं, और SN सुब्रमण्यम नए CMD वहां पे बन रहे हैं। काफी बड़ा चेंज ऑफ गार्ड वाला भी माहौल है। मयूरेश। मॉर्निंग अजय। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्री की ग्रोथ, PM नायक साहब आई थिंक हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक ही सर्व्ड मोर देन 55 इयर्स। जी हाँ। और कहीं ना कहीं आई थिंक ही हैज सीन ऑल द साइकिल्स, जहां पे इंडिया की ग्रोथ और GDP ग्रोथ और जो इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू नायक साहब। बट आई थिंक पासिंग ऑफ गार्ड जब होता है तब डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल और इमोशनल मोमेंट रहती है। बट आई एम प्रीटी श्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट से आई थिंक L&T विल कंटिन्यू डिलीवरिंग नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। 3 चीजें आई थिंक कोर नंबर्स को लेके अपार्ट फ्रॉम दिस अजय, आई थिंक एक आई थिंक जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें अच्छा खासा गिरावट देखा है। सो फ्रॉम ऑलमोस्ट 19.5% पिछले वित्त वर्ष में, दे हैव एंडेड दिस फाइनेंशियल ईयर एट 16% और इसका एक बहुत क्लियर इंडिकेशन इसी में दिखता है कि आई थिंक एज नेट वर्किंग कैपिटल स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू योर कैश फ्लोज, थ्रू योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, और जो ROE है उसमें ऑलमोस्ट 125 बिप्स का इजाफा देखा है, फ्रॉम 11% टू 12.2। ऑर्डर बुक तो बढ़िया है ही, और जो ऑर्डर फ्लोज आएंगे मेरे हिसाब से फॉर द सेक्टर एज होल एंड L&T इन पर्टिकुलर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स आई थिंक सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जनरल इलेक्शंस के कारण शायद ऑर्डर फ्लोज कम जाए, तो सिग्निफिकेंट एक्रीशन इन ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं, जिसके वजह से आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ शुड सस्टेन इट्स मोमेंटम एज वेल। तो बढ़िया पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बट आई एज यू राइटली सेड इट्स एंड ऑफ एन एरा। और नायक साहब हमेशा L&T में मजबूती है। आज के रिजल्ट पे कैसा रिएक्शन होगा ट्रेड के हिसाब से जानते हैं। किरण, जरा देखिए L&T एक महीने में 2100 वाला 2400, गोइंग इनटू द रिजल्ट ही 15-20 रुपए चला है। देखिए ये एक महीने का ग्राफ, तो मोमेंटम इसमें जारी है। अगर किसी तरीके से बाजार को इनके मार्जिन प्रेशर वाला मैटर ज्यादा लैच ऑन करता है, थोड़ा नीचे मिलता है 10-20 रुपए, तो क्या किस लेवल पे एंटर करना चाहिए? क्योंकि CLSA ने तो रिजल्ट के पहले ही बड़ा अपग्रेड कर दिया था। एक महीने का ग्राफ दिखाई जाए साहब। सो ओवरऑल L&T की अगर बात करें तो 2300 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, हमने प्रीवियसली देखा था 2300 का हाई बना के स्टॉक नीचे में 2080 तक एक करेक्शन आया था, जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड के अंदर रिज्यूम हुआ है। अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 2300 का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर 2400 तक गया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक ओवरहीटेड रैली हम ऑलरेडी लार्सन में देख चुके हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में रिजल्ट के बाद 2300 के आसपास, तो आई वुड सजेस्ट के वहां पे एक बार के लिए हम लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। सो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, जिनके पास है वो भी 2300 का स्टॉप लॉस रखे, और किसी को बाई करना है, फ्रेश एंट्री लेनी हो तो भी नीचे डिप का वेट कीजिए। अदरवाइज ऊपर में जब तक ये स्टॉक 2400 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम फ्रेश एंट्री तो नहीं करेंगे। जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए 2300 वी वुड प्रेफर कि हम लॉन्ग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। L&T पर इनफैक्ट ठीक है, ये तो व्यू रहा आपका बाय ऑन डिप्स का। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपने शायद नोटिस किया होगा, जो ये इनका जो PNM है ना, प्रोजेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर इनके मार्जिन म्यूटेड रहे, वहाँ सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है, और उनका कहना है कि उन्होंने गाइडेंस दी है कि यहाँ पर एक्सपेंशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उनका FY24 में देखने को मिल सकता है। मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम बना हुआ है। इसको ये 40-50 रुपए भी नीचे मिलता है ना, तो लेना तो एक बार देखना चाहिए। ठीक है, गौरांग शाह है हमारे साथ, मुनाफे का फंडा, हमारा खास सेगमेंट, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, अच्छा गौरांग तो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपके मन में गौरांग शाह बैठे हुए लग रहा है। नहीं, 2-3 चीजें साथ हो गई, तो सुप्रभात तो करेंगे ही उनसे, पर हाँ, सुप्रभात तभी कुछ को 8:45 पे आप गौरांग शाह के पास चली गई। मयूरेश है, बरार साहब बैठे, खुश आ गए। हाँ बिल्कुल खुश। सुप्रभात, बताएं आज आपकी रिकमेंडेशंस।
जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही ऑन द बाय साइड। एक कैश है, एक एफएनओ स्टॉक है। पहला है पावर मैक। ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था 3000 के टारगेट से। अगर आप देखें तो 2 दिन पहले इसमें एक शार्प फॉल आई थी, जिसमें स्टॉक 2800 के लेवल्स के पास चला गया था। बट कल की जो शार्प अप मूव थी, उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल 3000 के लेवल को फिर से रीगेन किया है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है एंड वॉल्यूम एक्शन भी पिकअप हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं 3200 के टारगेट के लिए। 2950 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि हम पिछले 5 से 6 सेशन से पीएसयू बैंक्स में प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन कल का जो इसका प्राइस एक्शन था बहुत इंकरेजिंग है। 172 173 के जो लोज हैं, वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा रिबाउंड किया है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी बाउंस बाकी है। 185 के टारगेट के लिए से प्ले कर सकते हैं। 124 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बैंक्स फाइनेंशियल्स में बैंक ऑफ बड़ौदा खुश, ये तो एक कॉल है ही, लेकिन इंडसइंड बैंक पर भी नजर रखनी चाहिए। यूबीएस के डबल अपग्रेड्स के जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इंडसइंड बैंक में अच्छा एक्शन था। और साथ ही पावर मैक प्रोजेक्ट्स लगातार ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहती है। नरेश मिरानी भी हमारे साथ है, आइए उनके ट्रेडिंग आइडियाज भी जानते हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। कौन से आइडिया स्पॉट किए आज आपने? सबसे पहले बाय रहेगा इंडसइंड बैंक पर, जहाँ पे फाइनली एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक ने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया है काफी टाइम बाद। रीसेंट स्विंग हाई जो था 1150 का, वो क्रॉस हो चुका है। लास्ट 3-4 मंथ्स का हाई भी क्लोजर टू ब्रेकआउट है। और अगर हम लॉन्गर टर्म देखें तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं है रिटर्न वाइज। प्री कोविड भी 1250 1300 हुआ करता था। 1250 एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट पहले 1250 होगा और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। स्टॉप लॉस 1150, टारगेट होगा 1250। दूसरा बाई है कोल इंडिया पर, जहाँ पे स्टॉक ने रीसेंट गैप डाउन के बाद लास्ट 3 दिन में रिकवरी की है। 240 का जो एक लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पर वो एक ऑल टाइम हाई होगा वो क्रॉस होने पर। सो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की तरफ है 240 के ऊपर। प्रीएम्प्टिव बाई ले रहा हूँ पहले, बिफोर ब्रेकआउट होने के बाद एक क्विक टारगेट होगा 255, स्टॉप लॉस होगा 230। ओके, तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त। नरेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच अजय, अगर हम देखें नोवेलिस के भी नंबर्स आते हुए दिखें, हिंडाल्को की जो होली ऑन सब्सिडरी है, और नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव देखने को मिले। मेटल पैक में हम देख रहे हैं एक एक्शन है, और ऑफ कोर्स जो ग्लोबल मार्केट से भी जो सेंटिमेंट्स या नंबर्स आते हैं, वो एक आईटी मेटल सेक्टर के लिए, जो कि कनेक्टिंग फैक्टर्स है ग्लोबल के साथ, इम्पैक्ट करते ही हैं। देखिए, मेटल में अभी 2-3 चीजें ज्यादा चल रही हैं। वो है चाइना ग्रोथ। चाइना ग्रोथ जो है रीओपनिंग के बाद उतनी तेजी से रिबाउंड नहीं की जितना लोगों ने समझा था। इसलिए मेटल ट्रेड जो था ना, चाइना रीओपनिंग में लोग मेटल पे चढ़ गए, बट वो पैन आउट नहीं किया उस तरीके से। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ग्रोथ थी चाइना की। लास्ट 1-1.5 महीने से चाइना ग्रोथ एक्चुअली पिकअप की। आपने ट्रेड डेटा, एक्सपोर्ट डेटा देखा होगा, 2 महीने का इंप्रूव होना शुरू हुआ है, लेकिन रीओपनिंग तो 6 महीने पहले हो गई थी। बिल्कुल। ईवी में अगर मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि कल हम ईवी की बात कर ही रहे थे, चाइना ये जो ईवी के जो लिथियम के प्राइसेस हैं, वो 60-70 लाख रुपए टन से 30 लाख रुपए टन पे आ गए। मालूम है क्यों? क्योंकि चाइना में डिमांड ही नहीं आई है। तो मेटल की तेजी चाइना ट्रेड ग्रोथ डेटा और चाइना डिमांड से चलती है। ओवरऑल मेटल की तेजी जो मुझे लगा सॉफ्टिश है अभी तक। आप पकड़ सकती है, टूल पकड़ सकती है, शायद हो जाए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। मुझे भी उम्मीद थी कि चाइना रीओपनिंग और ग्रोथ डेटा की वजह से मेटल में एक रैली आएगी, बट आई नहीं। वैसे इस वक्त अभी सेंटिमेंट्स डेवलप नहीं हुए, सॉफ्ट मामला। मयूरेश से जाने इसको फंडामेंटल आउटलुक। मयूरेश, नोवेलिस की अगर बात करें, कमेंट्री साफ तौर पे ये बता रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही उनकी ये बिलीव भी है कि आउटलुक आगे चलकर रोबस्ट रहेगी। लेकिन मेटल्स में जितनी आउटशाइन दिखनी चाहिए अब तक डेवलप नहीं हुई। आपकी क्या राय होगी? Very good morning to you, Mansi. Yeah, absolutely concur with Ajay. I think very valid points जो अजय ने रखे हैं for the sector as a whole. Over and above that, मुझे लगता है I think जो रिकवरी की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, स्पेसिफिकली ईवी पार्ट ऑफ द बिजनेस में, क्योंकि वहां पे आई थिंक एल्यूमिनियम बॉडी केसिंग गाड़ियों के लिए या इवन लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो कंपोनेंट्स आप देखते हैं, ऑलमोस्ट 25-30% एल्यूमिनियम यूसेज होने वाला है अपार्ट फ्रॉम अदर कमोडिटीज। तो वहां पे आई थिंक जो R&D स्पेंड चल रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अनलेस चाइना कम्स बैक क्वाइट सिग्निफिकेंटली, जो अभी सेकंड हाफ पे पोस्टपोन हो गया है, प्राइसेस में रिकवरी LME पे, वो स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, लेड हो,
थोड़ा मुश्किल लगता है। एंड अनलेस प्राइसेस रिकवर सिग्निफिकेंटली, आपके वॉल्यूम्स भी अगर स्टेबल रहे तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आता नहीं है। नॉवेलिस के लिए इन पर्टिकुलर आई थिंक जो बेवरेजेस और कैंस का इनका बिजनेस है, वहां पे एक स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद हम लगाए बैठ सकते हैं। इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं और इसके वजह से आई थिंक मार्जिन्स में थोड़ी स्टेबिलिटी डेफिनेटली ये कंपनीज में देखी जा सकती है। बट जैसे मैं देख रहा हूँ आपके टिकर पे, शायद इन्होंने केपेक्स बढ़ाया है अगले वर्ष के लिए, जो शायद फ्री कैश फ्लोस को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक मेटल्स का टाइम आएगा, अभी शायद वो टाइम। ठीक है, मेटल्स का टाइम आएगा आप अभी कह रहे हैं, तभी तो फिलहाल वो बात ठीक है, ग्लोबल प्राइसेस डिफाइन करते हैं प्राइस। तो डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि अलग सिनेरियो ज़रूर है स्टील और एल्यूमिनियम के लिए। लेकिन एक काउंटर से अभी हम बहुत ब्रीफली हमने टच बेस किया, लेकिन ट्रेड एक बार डिस्कस करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर रेवेन्यू इन लाइन रहे, लेकिन मार्जिन पे पैट के बेसिस और मेजरली बिकॉज यूएस के जो जेनरिक उनके रेवेन्यूज है वहाँ एक बड़ा डिक्लाइन दिया 18% का सिक्वेंशली, और मेजरली बिकॉज ऑफ वन ड्रग। क्या डॉक्टर रेड्डीज पे आज प्रेशर हो सकता है? ऑलरेडी स्टॉक तो पहले ही टूट रहा था, आप इसे शॉर्ट करेंगे यहाँ पे किरण? डॉक्टर रेड्डी की अगर हम बात करें तो मोमेंटम इंडिकेटर है, वहां पे कहीं ना कहीं हम नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। स्टॉक में एक बेरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न है, 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे सेटल हुआ है। सो कंडीशनल सेल रहेगा। 4850 का लेवल आप ध्यान रखिए, अगर ये स्टॉक 4850 के नीचे सस्टेन होता है देन वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट। 4850 के नीचे देयर आर चांसेस के स्टॉक में हम 4750 तक का एक प्राइस प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं या तो प्राइस करेक्शन देख सकते हैं। और ऊपर में जो स्टॉप लॉस रखना है हमें वो रहेगा हमारा 4890 का। सो 4850 के नीचे शॉर्ट कीजिए, 4890 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 4750। डॉक्टर रेड्डी शॉर्ट। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर शॉर्ट की आप राय देंगे, लेकिन कंडीशनल शॉर्ट आप बोल रहे हैं। हालांकि ये कुछ रिपोर्ट्स में आप जेफरीज की जो देख रहे हैं वो तो एक फंडामेंटल व्यू होता है, और यहाँ पर अभी ट्रेडर्स के लिहाज से किरण बता रहे हैं हमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन बढ़ते हैं आगे, तो कुछ और ट्रेड भी डिस्कस करें। उससे पहले हम गौरांग का इंतजार भी कर रहे थे आज का मुनाफे का फंडा देने के लिए। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। ओके गौरांग, सुप्रभात, कौन से होंगे आपके आज दो स्टॉक्स? धन्यवाद प्रियंका, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहले तो क्षमा चाहूंगा, थोड़ी नेटवर्क को लेकर के दिक्कत हो रही थी, थोड़ी देर हो गई हमें आने के लिए। दो विकल्प ढूंढे हमने, ब्रॉडर मार्केट्स आप मिड कैप कह सकते हैं इनको। पहली कंपनी है एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली कंपनी टानला प्लेटफॉर्म्स। ये कवरेज हमारी काफी थी और नतीजे देखने के बाद हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे स्पैम्स और स्कैम्स जो होते हैं उसकी होने की संभावना बहुत निचले स्तर पर चली जाती है। लक्ष्य के रूप में हमने लक्ष्य रखा है करीबन 850 का टानला प्लेटफॉर्म्स के लिए। दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी हुई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। सरकार की कुछ नीतियां हैं प्रियंका, जो शायद आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को बहुत ही सकारात्मक सा रुझान आने की संभावना है। डीजल इंजन्स पर हो सकता है आने वाले समय में प्रतिबंध लगे, खास करके जो राज्य स्तर पर परिवहन की बसेस चलती है उसको लेकर के। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी इस कंपनी को मिल चुका है और आने वाले समय में संभावना है कि और भी ऑर्डर्स आएंगे। और जिस प्रकार से लोगों की रुचि बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक सा आंकड़ा और भविष्य होने की संभावना है। 740 का लक्ष्य हम फिलहाल एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं प्रियंका, लेकिन अगर नतीजे बेहतरीन आए, हमसे हमारी उम्मीद से बेहतर आए, तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। ओके, ऑलराइट, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, बिल्कुल सही कहा आपने। रिलायंस को की तरफ से भी एक बड़ा हाइड्रोजन बसेस का इनको ऑर्डर मिला था और आप 740 तक का टारगेट देख रहे हैं इस स्टॉक पे। या इस सारा मामला भी फोकस सारा ईवी पे चल रहा है। मैं एक बार वापस जाना चाहूंगा, दो इश्यूज मुझे डिस्कस करने। एक तो ये कि लुपिन की कमेंट्री जब आई उसके बाद लुपिन बहुत अच्छा रिकवर कर गया। क्यों? क्योंकि लुपिन ने 3-4 चीजें इंट्राडे दिखाई है। डायरेक्टर साहब, कल का आपका फेवरेट इंट्राडे ये देखिए, ये डेज लो से लुपिन जो है ना कमेंट्री के बाद रिकवर किया 89 पे। उन्होंने 3-4 बातें बोली, मार्जिन प्रेशर ईज हो गया है, आगे मार्जिन बढ़ेंगे, यूएस में हाई डबल डिजिट ग्रोथ, इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ, और वर्स्ट ऑफ प्राइसिंग प्रेशर एक्सपोर्ट्स में ओवर है। ये रिकवर हुआ। अगर आप इसका 6 महीने 1 साल ग्राफ देखेंगे, बॉटम बना के रिकवर होता चला जा रहा है। 10 साल से भाव वही है, किसी के पास माल नहीं है, लुपिन कोई टच नहीं करना चाहता। लेकिन जो
चीज लुपिन पे अप्लाई हो रही है, मयूरेश आप बताएं, वही चीज डीआरएल पे अप्लाई नहीं होगी? डीआरएल को लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी देंगे इस रिजल्ट के बाद, या अभी भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है? तो अजय, आई थिंक क्लासिक डाइकोटोमी है बिटवीन दीज टू स्टॉक्स। जो मैनेजमेंट, लुपिन के मैनेजमेंट ने कहा कि जो मार्जिन है वो शायद 15% पे सस्टेन होंगी गोइंग फॉरवर्ड। दे आर एक्सपेक्टिंग अ कपल ऑफ लॉन्चेस एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, जिसकी वजह से शायद मार्जिन सस्टेनेबिलिटी रहेगी। जो लुपिन एक फेज से गुजर रहा था अजय, जहाँ पे सिंगल डिजिट पे मार्जिन आए थे और अचानक उछाल होके 13.8% पे मार्जिन आए एंड दे आर एक्सपेक्टिंग 15% मोर। आई थिंक मार्केट शायद इसको थोड़ा पॉजिटिवली ले रहा है, अज्यूमिंग मैनेजमेंट कमेंट्री एज वेल, बट क्या ये डिलीवर कर पाएंगे इज समथिंग टू बी सीन इन Q1। फॉर डॉक्टर रेड्डीज इन पर्टिकुलर, आई थिंक रेवलिमेड से आई थिंक जो एक डी एक्सेलरेटिंग ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेड थी। कल GDR या ADR जो भी है, नॉट टू श्योर व्हाट इज लिस्टेड, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट थी, तो एक थोड़ी नीजक रिएक्शन डेफिनेटली देखी जा सकती है। बट दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है डॉक्टर रेड्डीज के साथ। एक, आई थिंक 25+ लॉन्चेस की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच आर कॉम्प्लेक्स जेनेरिक लॉन्चेस, जहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल काफी बेहतर रहती है। और 60% लॉन्चेस आर गोइंग टू बी ईदर इन द इंजेक्टेबल्स और द बायोसिमिलर सेगमेंट, जो अगेन नीश प्रोडक्ट्स रहते हैं। दूसरा, आई थिंक जो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, 60 से 70% जो मॉलिक्यूल्स है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन को जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से आई थिंक सप्लाई चेन पे और मार्जिन प्रोफाइल पे दोनों आई थिंक एक कंट्रोल रह सकता है। और तीसरा, आई थिंक जो PSAI सेगमेंट है, अलॉन्ग विद अदर मार्केट्स एज वेल, दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म रीजनली वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो रेवलिमेड का एक गैप बनेगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए, वो कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगी विद द अदर ड्रग्स। लॉन्चेस के ऊपर है, इसलिए आई थिंक सेकंड हाफ रिकवरी आएगी। इसलिए मैं बोल रहा था क्लासिकल डाइकोटोमी है, बट डॉक्टर रेड्डीज हैज परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली इन माय ओपिनियन ऑफ द लास्ट फ्यू। ठीक है, तो ये एक बात है, बट स्टॉक मजबूत है। ये देखिए 50 वीक हाई करीब बैठा हुआ है। अगर आपको कमजोर नतीजों के मामले में मिल जाए कहीं नीचे, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड देख के एक बार अटेम्प्ट करिए पोजिशनल लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। लुपिन तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसमें ऑलरेडी मोमेंटम बहुत मजबूत है बाकी सारे फार्मा स्टॉक्स की कंपैरिजन में। PSU बैंक में क्या करें? कुणाल फरार, PSU बैंक में 2-3 स्टॉक आपकी तरफ फेंकता हूं, SBI, BOB, कैनरा बैंक, तीनों में रिकवरी आई कल इंट्राडे। पोजीशन लाइट है क्योंकि 5 दिन से गिर रहे थे। इस समय रिस्क रिवॉर्ड कहाँ लेंगे? जो कैनरा बैंक ने कल सफाई दी है कि 5% प्रोविजन, हम वन टाइम प्रोविजन करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा एस्टिमेट कर रहा है बाजार। डायरेक्टर साहब अब आप चला सकते हैं कैनरा बैंक की कमेंट्री। हमारा 1 से 1.5% तक का प्रोविजन एट मैक्स है, बाजार ओवर एस्टिमेट कर रहा है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाजार को लगा कि वन टाइम प्रॉफिट पे इतना इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये सफाई जरूरी थी। अब जल्दी से बताएं ट्रेड इन तीनों में कहाँ है? सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करेंगे। कल एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, दैट टू विद द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, मल्टीपल सपोर्ट इस लेवल पे पहले भी स्टॉक ने लिया हुआ है 290 के अराउंड का। ओके, एंड कल के अगर लो की बात करें तो लो बना है 293। तो जो व्यू बनेगा, व्यू मेरा बाई साइड का ही बनेगा। 300 के अराउंड का क्लोजिंग है, 290 के एसएल के साथ हम कैनरा बैंक बाय करके चलेंगे। 308 का पहला टारगेट है, 308 का वो ब्रेक होते ही 320 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है सामने। अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो आपने कहा PNB, तो PNB में मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि रिसेंट लेवल से अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड ये करेक्शन 46 तक के लेवल में PNB में आ सकता है। तो PNB वेट एंड वॉच करने की सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम कैनरा बैंक जैसे ही फॉर्मेशन बनी है, मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट आ रहा है 89 के अराउंड। एंड कल का अगर लो की बात करें तो कल जो स्टॉक ने लो बनाया 172 का है, और स्टॉक में अराउंड 170 के अराउंड का सपोर्ट आ रहा है। तो बैंक बड़ौदा बाय करके चलने की सलाह यहाँ पे बनती रहेगी। नीचे में जो हम एसएल मेंटेन करेंगे 172 का है, और 178 के अराउंड बाय करने का प्रयास करेंगे। टारगेट की बात करें तो 183 का टारगेट है, 183 जैसे ही क्रॉस होता है 190 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और सामने साइड अगर मैं SBI की बात करूं तो SBI में अभी मेरा जो व्यू है वो PNB की तरह ही है, वेट एंड वॉच करने का। ओके, येट अनदर कॉल। बैंक ऑफ बड़ौदा, कुश की भी राय पॉजिटिव है और बैंक ऑफ बड़ौदा पर कुणाल भी अब कन्विक्शन अपना जता रहे हैं, लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, किरण
आईजीएल, एमजीएल दोनों स्टॉक में कल मूवमेंट हमने 2-2.5% की देखी थी और गुजरात गैस के कल नतीजे आए, नंबर्स पॉजिटिव हैं। हालांकि नंबर्स से पहले गुजरात गैस का काउंटर कॉशियस ट्रेड कर रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे नतीजे काफी पॉजिटिव हैं। मुनाफे के फ्रंट पर इनफैक्ट रेवेन्यूज में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और वॉल्यूम्स में सीक्वेंशियल जंप देखने को मिला है, क्योंकि मोरबी वॉल्यूम्स जो हैं जहां से सबसे ज्यादा बिजनेस कोरिलेट होता है वहां काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। गुजरात गैस नतीजों के ठीक बाद क्या टेक्निकली चार्ट्स पे भी आप मूव नजर आएंगे? सो ओवरऑल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो आईजीएल हो गया, एमजीएल हो गया एंड गुजरात गैस हो गया, ये तीनों के अंदर एमजीएल आईजीएल लुक्स वेरी गुड। गुजरात गैस की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो स्टॉक अपनी 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर कहीं ना कहीं न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इतना नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं जो राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो एक सपोर्ट 450-440 का है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई स्टॉक प्राइस में कोई गिरावट है ऐसा लग नहीं रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है वो 450 या 440 का एक स्टॉप लॉस रख के इस गुजरात गैस को होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी इसी सेक्टर में करनी हो तो वी वुड रिकमेंड आप इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर के ध्यान रखिए। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं 500 रुपए का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है, रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे अवेलेबल है। 484 का स्टॉप लॉस रखे और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम स्टॉक में ऊपर में 560 तक के एक अपसाइड देख सकते हैं। सो आईजीएल लुक्स प्रॉमिसिंग, एमजीएल में ऑलरेडी एक अपमूव आ चुका है, तो अगर किसी को इसी सेक्टर में बाय करना है तो आईजीएल के साथ वो कर सकते हैं। गैस नतीजों के बाद किस तरह रिएक्ट करता है इस पर हमें नजर रखनी है, लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ प्ले करना है तो आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर नजर रखनी चाहिए। प्री ओपन में भी हरे निशान के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते और आप रुक करते हैं एक्शन स्टॉक्स का। एक्शन स्टॉक्स जिन पर आज फोकस रहना चाहिए, पूजा हमें हर रोज की तरह आज बता रही है। पूजा आप बताइए। जी, बीकाजी फूड्स पर नजर रखिए। यहाँ पर कंपनी का लॉकिंग खुल रहा है 64% प्री आईपीओ शेयर धारकों के लिए, तो ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज पर भी नजर रखिए। कंपनी की अहमदाबाद फैसिलिटी में जांच हुई थी यूएसएफडीए की, जिसमें कि कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इसके अलावा कुछ नतीजों की बात करें तो प्रिकॉल लिमिटेड के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। आय में 26% की ग्रोथ आई है, मुनाफे में 127% की बढ़त देखी गई और कामकाजी मुनाफा भी 18% से बढ़ा कंपनी का। रत्नामणि मेटल्स के नतीजे भी काफी शानदार नजर आ रहे हैं। आय में 53% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 78% बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में भी देखेंगे तो 72% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। एचजी इंफ्रा के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 44% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 54% से बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में भी करीब 64% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की। ओके पूजा, शुक्रिया ये कुछ और स्टॉक्स भी लेकर आने के लिए। आइए इनके ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। प्रिकॉल है, रत्नामणि है, दोनों के अच्छे नंबर्स आए हैं। कुणाल एक बार क्विकली आप प्रिकॉल के चार्ट्स और रत्नामणि के चार्ट्स देखकर बताएं ट्रेड बनता है। वेल सबसे पहले प्रिकॉल की बात कर लेते हैं। प्रिकॉल कल के दिन में 235 के अराउंड का क्लोजिंग था और पिछले 5 दिन से लगातार 225 के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो व्यू है बाय करने का बनेगा यहाँ पे 235 के अराउंड का क्लोजिंग है। हम प्रेजेंट लेवल पे ही खरीदारी करने का ट्राई करेंगे 225 के एसएल के साथ। टारगेट रहेगा 243 एंड वो ब्रेक होते ही 255 के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिकॉल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सामने साइड रत्नमणि मेटल जो अभी 2239 2240 के अराउंड अभी जिसका क्लोजिंग है, इसमें मेरी जो सलाह रहेगी वो दूर रहने की है, क्योंकि कल डार्क क्लाउड कवर एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है जो नॉर्मली बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है। उसके बेस पे कहीं ना कहीं नीचे में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन के लेवल की बात करें तो नीचे में 2150 तक के लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो रत्नमणि को अभी अवॉइड करें, प्रिकॉल में खरीदारी करके चल सकते हैं। मनी का अवॉइड करेंगे, लेकिन प्रिकॉल में आप खरीदारी करेंगे। रिजल्ट्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्रेड है उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बैंक्स में आज बिग बैंक, क्योंकि प्राइवेट स्पेस बैंक से तो फिर भी इतनी वीकनेस नहीं थी। एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इनफैक्ट इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में तो स्ट्रेंथ बनी ही हुई है। तो क्या बैंक्स पर आज अगर पीएसयू बैंक का ट्रेड रिकवर होता है कुछ, तो क्या लार्ज कैप बैंक्स को भी खरीदने का मौका होगा प्राइवेट स्पेस में? कहीं नजर होगी आपकी? जी आपने देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में फ्रॉम द पीएसयू स्पेस। प्राइवेट बैंक में मुझे एक जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक।
अगेन फॉर द वेरी लॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन जो हम इसमें रिकवरी देख रहे हैं मार्च मिड मार्च से जो शुरू हुई है वो अनस्टॉप्ड अनपॉज्ड वन वे चली है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा अपसाइड अभी भी आना बाकी है। देयर इज स्टिल अ कैच अप ट्रेड दैट हैज टू हैपन। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो 2020 के एक इमीडिएट टारगेट के लिए ले सकते हैं। 2100 मेरे लिए इसमें सेकंड टारगेट रहेगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, ये करीब 1925 के जो जोन्स हैं इसके आसपास रखे हैं। सो कोटक महिंद्रा बैंक एज अ रिकवरी प्ले लुक्स गुड ऑन द चार्ट्स। बैंक पे आप आज बेट करना चाहेंगे, ठीक है। अब हमारे साथ वमाक्षी जुड़ी हुई है एक खास ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर, और ये खास व्यू है, उसे सुनते हैं। रैशनल भी काफी सारे लिस्ट किए हैं वमाक्षी ने, फिर ट्रेड डिस्कस करते हैं। वमाक्षी बताएं कौन सी आपके पास आज बड़ी रिपोर्ट? जी बिल्कुल, आज की जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज है वो होगी इन्फोसिस के ऊपर। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि इन्फोसिस के लिए क्वार्टर 1 FY24 वर्स देन एक्सपेक्टेड हो सकता है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फोसिस अपनी गाइडेंस को डाउनवर्ड ट्रिम कर सकते हैं Q1 अर्निंग्स के बाद। इनफैक्ट मार्जिन रिस्क नज़र आ रहे हैं FY24 में और ग्रोथ रिस्क नज़र आ रहे हैं इन्हें FY25 में। ओवरऑल हमने देखा है कि जेपी मॉर्गन ने इन्फोसिस पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस भी इनफैक्ट घटाया है। 1200 से 1150 से उन्होंने टारगेट प्राइस घटा दिया है। ब्रोकरेज इनफैक्ट बताने के लिए बिग बोल्ड रहा। वमाक्षी आपका शुक्रिया, और इस पर खास तौर से नजर रहेगी जेपी मॉर्गन की इन्फोसिस पर। लेकिन जहां हम लगातार बाजार की बात कर रहे हैं, आपको बता दें पॉलिटिकल अपडेट्स भी जितने हमारे सामने आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक इलेक्शन की हमने बात की, और अब महाराष्ट्र की सियासत में भी एक घमासान आ सकता है। जी हाँ, ये खबर आपके लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दरअसल सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच जो है आज फैसला सुनाने जा रही है, और खास तौर से अगर देखें तो फैसला शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देना सही है या गलत, इस मुद्दे पर फैसला ये जजेस की बेंच जो है वो सुना सकती है। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से एक और अपडेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। IRB इंफ्रा, कुछ हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या वापस? ओके कुछ IRB इंफ्रा टोल कलेक्शन के जो डेटा आते हुए देखिए 19% की बढ़त अप्रैल के टोल कलेक्शन में, और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस में कल मजबूती थी, और इस वक्त भी प्री ओपन में आप देख रहे हैं हरे निशान के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। जहाँ तक दिल खुश कर दिया आपने। हाँ, नहीं सोफिया, कुछ बताइए। दिल खुश कर दिया। वो अलग बात है, छुट्टी पे जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। वो तो सबका हक होता है भाई। The irony of it, isn't it? The irony of it, छुट्टी पे जा रहे हैं थोड़े दिन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक IRB की बात है, बिल्कुल स्टॉक में एक अच्छा खासा रिबाउंड है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि हम पिछले कुछ सेशंस में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और ये ठीक इसके जो 29, 50, 30 के जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं इसके पास आया है। तो रिसेंट मूव में भी इसने उस लेवल को क्रॉस नहीं किया, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। हिस्टोरिकली भी हम देखें तो थोड़ा सा उस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। कंडीशनल बाय रहेगा, 2950 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तब फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं 2750 के स्टॉप लॉस के साथ। राइट, आइए देखते हैं कि प्री ओपन कहां पर सेटल हुआ है। काफी सारे आपको टेक्नोलॉजी नाम टॉप गेनर्स में नजर आएंगे। प्री ओपन सेटल हो रहा है 18360 पे, और बैंक निफ्टी कहां पे सेटल हो रहा है डाक्टर साहब? बैंक निफ्टी भी लिखिए आइए। बैंक निफ्टी प्री ओपन में ओके, वो भी मेरे हिसाब से 200 पॉइंट गेन, वाह क्या बात है। 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। PSU बैंक्स लिखे आइए, वहां पॉसिबल ट्रेड्स है, 5 दिन से घटे हुए हैं और कल क्लैरिफिकेशन आया है। SBI, BOB, PNB और यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे देखिए ये हरे निशान के साथ खुल रहे हैं। कल के BTST जो हमने आपको क्लैरिफिकेशन की तरफ हिंट किया था, वो सब आपको 1% गेन्स के साथ नजर आ रहे हैं। LNT लेके आइए, मार्जिन में प्रेशर, लेकिन ऑर्डर बुक गाइडेंस ठीक ठाक, स्टॉक मोमेंटम 65 रुपए नीचे मिल रहा है, वाह क्या बात है। बाजार को पसंद नहीं आया। मौके होने चाहिए ये बड़े-बड़े स्टॉक्स मैं में। बता रहा हूँ आपको कि ये बाजार की गलती होगी अगर ये इसमें इतना सॉलिड मोमेंटम है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में। एक हो सकता है कि प्योरली अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पे मायूस हो जाए, लेकिन ऑर्डर बुक देखिए क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं लास्ट 1-1.5, तो ये एक मौका हो सकता है मेरे हिसाब से। और अब लेके आइए डॉक्टर रेड्डीज, वो उसमें ADR GDR में बड़ा काम हुआ था ओवरनाइट, देखते कितना नीचे है, कहां पे सेटल 4%। ओके, क्विक व्यू LNT कुछ आप लेंगे गिरावट में?
किस लेवल पे 2300 पे एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, स्ट्रक्चरल डैमेज बिल्कुल नहीं है। हल्का सा जो रैली आई थी उसके बाद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। 2300 के लेवल्स के आसपास अगर मिले या थोड़ा सा और नीचे भी मिले तो बिल्कुल लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है मेरे हिसाब से यहाँ। ठीक है, ओके, ये तो बड़े स्टॉक्स हुए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर कल एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट भी दिख रहा था कि शायद वहां पर आपको रिकवरी ट्रेड और बेटर दिख सकते हैं। ल्यूपिन को तो हमने डिस्कस किया है, वोल्टास में भी कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखी। क्या यहाँ पर आज खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए कुणाल? वेल, वोल्टास की बात करें, वोल्टास जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, व्यू जो बन रहा है वो बाय करने का बन रहा है, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक संभली हुई मोमेंटम अभी हमें देखने को मिल रही है। 810 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ स्टॉक ने एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया, उसके बेस पे मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। बाय करके चलने की सलाह बनी रहेगी। लोअर लेवल पे जो एसएल हम मेंटेन करेंगे, वो एसएल हमें थोड़ा सा लंबा आएगा, 760 का एसएल आएगा। 760 के एसएल के साथ बाय करने की सलाह है। नाउ अगर मैं टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट 850 का है। 850 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था, वो जैसे ही ब्रेक करता है 910 तक की एक लगातार अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तकरीबन 10 से 12% तक का उछाल प्रेजेंट लेवल से हमें ये वोल्टास दिखा सकता है। तो 760 के एसएल के साथ वोल्टास खरीदने की सलाह रहेगी। तो वाला 810 ही आया, बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं है अभी। लेकिन मूवमेंट की बात करें, कल लास्ट आवर ट्रेड में मोतीलाल ओसवाल स्टॉक रिजल्ट के पहले, पता नहीं रिजल्ट आया है नहीं, बट 8% चल गया था। लेके आइए आज भी 640 वाला, इसका 2-3 दिन का ग्राफ दिखा सकता है, एक हफ्ते का मिनिमम आता है, राइट? अभी भी 6.5 रुपये। ये कुछ से हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था लास्ट वीक। कुछ ब्रेकआउट आया क्या कल? जी हाँ, कल ब्रेकआउट डेफिनेटली आया है। 600 के जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक पिछले 2-3 दिन से रेजिस्ट कर रहा था, उसको क्रॉस किया है। क्लोजिंग बेसिस पे भी काफी ऊपर क्लोजिंग दी है उसके, और इसके जो 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज है, इनके ऊपर की क्लोजिंग दी है। लेकिन अब मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज 650 के इसके जो नियर टर्म एंड मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन्स हैं उसके पास आया है। ऑलरेडी कल एक मूव आ चुका है, आज हल्का सा गैप अप के साथ ओपनिंग दिखा रहा है। वॉल्यूम बैक्ड मूव है तो थोड़ा सस्टेन रह सकता है, बट 650 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फ्रेश पोजीशंस थोड़ी सी होल्ड बैक कर लें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 630 का जो लेवल है, इसके साथ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। कंज्यूमर अच्छे नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में मूवमेंट पॉजिटिव है। प्री ओपन में भी आप देख रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, मुनाफा करीब 25% बढ़ा है। किरण, आपकी राय? रेवेन्यूज भी इन लाइन है और मार्जिन्स जो है उम्मीद से बेहतर दिखे हैं। कौन सा स्टॉक? गोदरेज कंज्यूमर। ओवरऑल गोदरेज कंज्यूमर की अगर हम बात करें, जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था 940 का, उसके बाद हमने देखा वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं 1000 रुपीज तक गया। वहां से जो करेक्शन आया वो 200 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ वापस अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक क्लासिकल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें करंट मार्केट प्राइस से लग रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए, अग्रेसिव बैट लेनी चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 940 के नीचे का आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, वेरी सून वी कैन एक्सपेक्ट 1000 प्लस टारगेट इन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से 940 के स्टॉप लॉस से अग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हैं। वैसे भी एक इनफैक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डबल डिजिट कई सारी कंपनीज है जहां पर आपको अच्छी वॉल्यूम्स पॉजिटिव टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट निल्सन का इस पे एक कमेंट भी आया, उसे भी लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर आपको अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न्स दिख रहे हैं और आज आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। कल हम देख रहे थे कि ब्रेकआउट स्टॉक्स में जुबिलेंट फार्मोवा, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इन सब में भी अच्छे मूव्स थे। आप मोतीलाल ओसवाल की भी बात कर रहे थे अजय, अभी उसमें ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं। एक बार डिस्कस कर रहे थे कि 8% के बाद भी कल अभी तो किया कुछ के साथ ले लिया। अच्छा, ओके, नहीं आई फॉरगॉट द ट्रेड यू टेकन। ठीक है। और 200 डीएमए के ऊपर इनफैक्ट बजाज फाइनेंस अब भी चल रहा है, 6500 के पास चल रहा है, और यहाँ पर भी अब भी 200 डीएमए के ऊपर है। अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी है। अब मार्केट ओपन होने वाली है, कुछ ट्रेड्स बाद में डिस्कस करते हैं। डिम्पी के पास चलते हैं, इनफैक्ट डिम्पी हमें बताएंगे। और ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को भी देखेंगे। इनफैक्ट आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें ना, एक बार उसमें भी अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न बने हुए हैं। डिम्पी से एक बार पहले मार्केट ओपनिंग के बाद इन ट्रेड को डिस्कस करेंगे। डिम्पी रात में सोए नहीं लग रहा है, आंखें बन रहे हैं। ठीक है, तो डन, अगर आप देखें तो इसमें ओपनिंग जो हो रही है इसमें ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा अलग होके हो रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादातर वीक थे नैस्डैक को छोड़ के। तो आज भारतीय बाजारों को ओपनिंग टिक अच्छा मिल सकता है, और अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 18,300 के ऊपर बैक टू बैक मार्केट के अंदर ओपनिंग हुई है। लेकिन 400 वाला एरिया थोड़ा रेजिस्टेंस का है, इसलिए आप
आपको थोड़ा 300 और 400 के बीच में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एडवांस डिक्लाइन आज फिर से काफी बेहतर खुला है। कल का अगर आपको नंबर याद होगा तो कल 1000 के बदले में 250 शेयर थे, आज 1200 के बदले में 250 शेयर हैं, यानी कि कल के मुकाबले आज की जो ओपनिंग है थोड़ी वो ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप वैसे ग्लोबल मार्केट से भी कंपेयर करें जिसमें एशियन मार्केट ज्यादा ठीक नहीं था, लेकिन इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग थोड़ी ठीक हुई है, 24 पॉइंट ऊपर है। लेकिन 2-3 बड़े नंबर्स की वजह से मार्केट पे प्रेशर आ रहा है, वो है एल&टी। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये करीब 2 से 2.5% की गिरावट के साथ है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आज आईटी कंपनीज पे ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस करीब 0.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक ये शुरुआत में थोड़ा मजबूत हो रहे हैं और आईटी इंडेक्स भी अपने आप में 0.5% से कुछ ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बैंक वर्सेस आईटी ये देखते हैं कि आज ये वापस चलता है या फिर दोनों कॉम्बो में चलते हैं। तो आईटी और बैंकिंग दोनों काउंटर्स पे ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है पिछले 3 दिन से सरकारी बैंक यानी कि पीएसयू बैंक का इंडेक्स टूट रहा है, आज उस पर भी ध्यान रखिएगा, अगर पुल बैक उसमें आ जाता है तो। ये हीट मैप भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। अगर आप नीचे 2 काउंटर्स देख पा रहे हैं जिसमें डिविस है और भारतीय एयरटेल है, यही दोनों आपको लाल निशान में दिख रहे हैं। ज्यादातर शेयर्स में आपको हरा निशान दिखेगा, इसमें एशियन पेंट है, क्रूड थमा हुआ है। बजाज ग्रुप के शेयर्स हम आपको लगातार बता रहे हैं काफी एक्टिव है, फिनसर्व फाइनेंस, बजाज ऑटो आप पहले 3 देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एफएमसीजी के अंदर जो एक खबर ये आ रही है कि 6 महीने के बाद वापस पॉजिटिव वॉल्यूम हो चुका है इनका, तो ये ब्रिटानिया और कुछ गोदरेज सीपी जैसे नंबर जिसके नंबर्स भी आए हैं उनको पॉजिटिव रखें। अडानी ग्रुप के शेयर्स पे थोड़ा एक्टिव ध्यान रखिएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट मैटर है, कल परसों न्यूज आ चुकी है, अब फिर से थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज शुरुआत में करीब 2% ऊपर है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं उसमें आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन फिर से ये 1300 वर्सेस 300 के आसपास आपको चलती हुई दिख रही है। एल&टी, डॉक्टर रेड्डीज का थोड़ा दबाव है, हिंडाल्को भी आपको थोड़ा दबाव में मिलेगा, 2 से 2.5% के आसपास की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में बढ़त और गिरावट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 300 से 400 के बीच का स्ट्रगल बरकरार है निफ्टी पर। इसमें अच्छी रिकवरी आ रही है, एसबीआई को देख लीजिए, और आईटी में रिकवरी आ रही है। हमने आपको ये कॉन्ट्रा ट्रेड आज सुबह बताया था कि आईटी को राइट ऑफ ना करें, मोमेंटम शुरू हो चुका है नीचे से। इन्फोसिस लैगार्ड है, बाकी सारे आईटी कंपनी चल पड़े हैं। आज इन्फोसिस भी टॉप 3 गेनर्स में है इंडेक्स के, और इस समय फिर भी 1272-75 के आसपास मिल रहा है। कुछ इस भाव पे अगर एंट्री बनती है क्या? आज हमने बिग बोल्ड ब्रोकरेज में भी यही बताया था, लोगों को भी ठीक लग रहा है इस भाव से ब्रोकरेजेस को। अजय देखिए, इसमें एक ट्रेड सेटअप के हिसाब से देखें तो एक ट्रेड आप ले सकते हैं, बट वेरी नियर टर्म ट्रेड। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बड़ा इसमें ट्रेड अभी ना लें। ओवरऑल रिकवरी मुझे लग रहा है आईटी की स्टिल सम टाइम अवे। अगर मैं फिलहाल रिसेंट मूव देखूं तो 1200-1220 के लेवल से जो इसमें अप मूव आया है वो फिलहाल मेंटेन्ड है, थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी उछाल मुझे यहाँ पे आते हुए नहीं दिख रही है। तो 1300-1320 के लेवल्स के लिए अगर कोई प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे 1220-1250 जो है ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड है। इनफैक्ट कंसिडरिंग एवरीथिंग आई वुड से प्रोबब्ली गिव इट अ मिस राइट नाउ। देयर आर अदर स्टॉक्स इन द मार्केट जहां पे हमें एक अच्छा खासा अट्रैक्शन दिख रहा है, सो विल प्रोबब्ली फोकस ऑन दोस ट्रेड। जिस समय क्या स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए ट्रेडिंग के लिए? खुश अजय देखिए, अगर मुझे आज देखना हो तो मुझे इंडेक्स अभी लग रहा है कि शायद हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो है यहाँ पे काफी अच्छा एक्शन है। सो इफ आई लुक एट ओलेक्ट्रा ग्रीन फॉर एग्जांपल, आज मुझे इसमें एक अच्छा खासा अप मूव दिख रहा है, 0.5% का शुरुआती ट्रेड में। तो यहाँ पे एक पोजीशन लॉन्ग बनाई जा सकती है। एक अच्छे खासे जंप के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन है विद पॉजिटिव बायस, तो 650 के स्टॉप लॉस से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे 700 और 720 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट के लिए आप ओलेक्ट्रा ग्रीन में प्ले कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए जो एक्शन है ये आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है यहाँ पे ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट वीकली एक्सपायरी भी है। ओपनिंग ट्रेड्स आप बताइए किरण, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? सो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं, एक ऑटो सेक्टर से और एक अदानी ग्रुप से। अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट या तो अदानी एंटरप्राइज, दोनों के अंदर आप ध्यान रख सकते हो, दोनों प्रिफर्ड है। जिस तरह से अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो 1900 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं वो क्रॉस करके अभी सस्टेन कर रहा है। इट इज वेरी इनिशियल वे, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब तक कि 1900 के ऊपर सस्टेन्ड है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ पे 2000 तक की एक रैली देख सकते हैं। अदानी पोर्ट में भी सिमिलर पैटर्न है, एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो जब तक इस 680 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। इसने जो प्रीवियस टॉप बनाए थे कहीं ना कहीं 720 730 वहां तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रखता है। और अगर ऑटो की मैं बात करूं तो हीरो मोटर कॉर्प हमें काफी अच्छा लग रहा है। हीरो मोटर कॉर्प अगर हम देखिए तो कल से कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज से ये रेजिस्टेंस ले रहा है,
लेकिन जिस तरह की चार्ट पैटर्न एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है और कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक 2500 के ऊपर है, कोई भी डिप आता है, वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। एक कंडीशनल बाई भी आप कर सकते हो ऊपर में। आप ध्यान रखिए 2604 आज भी कल भी और प्रीवियस डे, मतलब 3 दिन से हम देख रहे हैं 2604 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जैसे ही 2604 2610 का ये लेवल क्रॉस होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 2700 तक की रैली हीरो मोटरकॉर्प में देख सकते हैं। सो दीज आर दी ट्रेड्स जहां पे आप ध्यान रख सकते हैं। अगर जो लेवल्स हमने डिस्कस किए उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन होते हैं तो वी कैन सी अ वेरी गुड रैली इन इंट्राडे। ये ऑटोमोबाइल स्पेस है जिस पर नज़र है किरण की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जहां हम आईटी स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे थे, हैवी वेट्स भी हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं और मिड कैप आईटी में भी अच्छा एक्शन है। एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, ये सारे स्टॉक्स मूव करते हुए। कुणाल आप बताइए ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? दो स्टॉक है जिसमें मुझे अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो कॉल है आईएक्स का है, एक्सचेंज को लेके है, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह रहेगी 163 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाय करने की सलाह रहेगी। एंड एसएल की बात करें 158 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ओके 3 का एसएल आ रहा है। नाउ टारगेट की बात करते हैं तो 167 पहला टारगेट है जो हमें आईएक्स में देखने को मिल सकता है। वो ब्रेक होते ही 173 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे स्टॉक दिखा सकते हैं, यानी कि तकरीबन 6-6.5% तक की भी अपसाइड की मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है जिसमें मुझे आज अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिले हुआ है टाटा केमिकल। 980 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से ही हम इसमें खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे 963 का हमें यहाँ पे एसएल मेंटेन करना है। 0.2% का एसएल है, 963 का एसएल आएगा। टारगेट की बात करें तो 993 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और जैसे ही 993 ब्रेक होता है ऊपर में 1015 तक के भी टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो दो कॉल है ओपनिंग में, आईएक्स और टाटा केमिकल। केमिकल्स और आईएक्स दोनों कॉल्स पर नजर रहेगी, लेकिन इस बीच होटल स्टॉक्स पर एक बार कुछ आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन होटल्स में हम लगातार देख रहे हैं ऑल टाइम हाई भी दिखा रहे स्टॉक, और इनफैक्ट आज के ट्रेड्स को देखें मजबूती के साथ लगातार, और इनफैक्ट होटल स्पेस से हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट पर भी आगे लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें शैले होटल्स को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ताज़ा जो नंबर्स आए घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी, और सेगमेंटल रेवेन्यूज जो हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। होटल स्पेस को कैसे देखते हैं आप कुछ? तो मानसी क्विकली एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करता हूँ। मैं रिसेंटली किसी टाटा ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि उनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग करने के लिए उन्होंने ओमान में एक होटल बुक की थी, बिकॉज इंडिया में सारी होटल्स फुल चल रही थी, सारे रूम्स बुक चल रहे थे। तो आप सोचिए कितनी डिमांड है, और यही डिमांड जो है हमें ट्रांसलेट होता हुआ दिख रहा है इन द शेयर प्राइस। आप देखिए 380 के करीब का हल्का सा रेजिस्टेंस ले रहा है पिछले 2 से 3 सेशन, बट दैट इज आफ्टर अ वेरी शार्प अप मूव फ्रॉम 300 के जो लेवल्स है वहां से। तो ये जो हल्का सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव है इसकी शुरुआत का इसकी शुरुआत है। सो यहाँ पे आप 400 के टारगेट्स के लिए इसे अभी भी बाय कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ बिल्कुल बनती है। आपको हल्का सा डिप भी दिखा है फ्रॉम दोस 380 लेवल्स, तो दैट इज ऑल्सो टर्निंग आउट टू बी अ गुड एंट्री पॉइंट। यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले 365 को अपना स्टॉप लॉस लेके चले। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, स्टॉक में मोमेंटम है, बोथ वेज इट इज प्लेइंग आउट वेल। जो दूसरा स्टॉक आपने बताया शैले, फेयरली सिमिलर मोमेंटम यहाँ पे जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है ये ज्यादा शार्प है। स्पाइक इसमें काफी हमने बहुत ज्यादा प्रोट्रूडेड स्पाइक देखी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज ओवर हीटिंग के करीब जा रहा है। तो 405 के करीब इसका रेजिस्टेंस जोन है। इसमें मैं कहूंगा डिप्स मिले करीब 390 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तब बाय करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसको आप 395 के जो जोन्स हैं इसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। इंटरडे एक बार एलएनटी और डीआरएल दिखाइए, दोनों 4% नीचे हैं। एलएनटी लो बना रहा है 2260 का, एग्जैक्टली लो पर ही है इस समय, और डीआरएल भी लेके आइए 100 रुपये नीचे, ये 250 रुपये नीचे, 5.5%। मयूरेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पोजिशनल इन्वेस्टर, 6 महीने 8 महीने, ये 5% डिक्लाइन जो मिल रही है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या होल्ड करें, अवॉइड? नहीं, अवॉइड तो नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा स्टॉक्स को स्टेबल होने दे, और पिवट लेवल्स के आसपास ही आ गए हैं दोनों स्टॉक्स होगी लेंस पे। और जैसे मैं कह रहा था, एक नीजक रिएक्शन जरूर आएगी, क्योंकि मार्केट्स देखेगा कि बाकी फॉर एग्जांपल एलएनटी के मुकाबले आई थिंक एबीबी, सीमेंस यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी एक सेंटिमेंटल एडजस्टमेंट जरूर होगी स्टॉक प्राइस पे, जो होने दीजिए, बट पिवट लेवल्स के आसपास है दोनों स्टॉक्स। मुझे लगता है अगर ये स्टेबल होते हैं लेवल्स के ऊपर और यहाँ से थोड़ी प्राइस लेते हैं तो बिल्कुल एंटर करना चाहिए।
LNT और इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज ये ही इंडिविजुअली लगभग 350 पॉइंट्स का प्रेशर डाल रहे हैं निफ्टी पर। और निफ्टी आप देखें, और बैंक्स क्योंकि आज रिकवरी ट्रेड में, और निफ्टी पर ड्रैग ही बड़े अर्निंग्स के बाद का है, लार्ज कैप्स का है, सो आप इसलिए नीचे देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप आईटी में कल एक अच्छा आईटी को डिस्कस भी हम कर रहे हैं कुणाल, टाटा एलेक्सी, LTTS, बिरला सॉफ्ट आफ्टर द नंबर्स, वहाँ एक अच्छा मोमेंटम प्ले था। आज इन 3 स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आपको पसंद आएगा जो प्लस करना चाहेंगे यहाँ? वेल जिस हिसाब से अभी आईटी स्टॉक प्ले कर रहे हैं, जिस हिसाब से अभी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, एक स्टॉक है जहां पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी मोमेंटम हमें लार्ज कैप स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकती है, इन्फो। लेकिन उससे पहले हम बिरला सॉफ्ट की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 307 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड तीन दिन पहले जो अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिले, उस मोमेंटम के बेस पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक अगर ऊपर में 315 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो काफी अच्छे मोमेंटम हमें उस लेवल पे बिरला स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर 315 अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो वन वे 335 के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू अभी बिरला स्टॉक में ये बनेगा कि जो पोजिशन हम बनाएंगे वो 315 के ऊपर ही बनाएंगे, उसके बाद एक काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यस, एंड एक और स्टॉक है मेरी ओर से जो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी मोमेंटम लार्ज कैप में देखने को मिल सकती है आईटी में, वो है इन्फोसिस। पहले भी रिकमेंडेड किया था, एक गिरावट के बाद साइडवेज मोमेंटम में स्टॉक चला गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अभी 1270 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1180 के एसएल के साथ बाय करने की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे 1435 के टारगेट रहेंगे, और लाइकली चांसेस है जिस हिसाब से स्टॉक का अगर लार्जर स्ट्रक्चर देखने जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर 2023 के बाद ये स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और मोमेंटम के बेस पे स्टॉक 1900 तक के भी लेवल टच कर सकता है। तो व्यू फिलहाल इन्फोसिस में काफी अच्छा बन रहा है मेरा। लार्ज कैप आईटी को भी लेंगे, इन्फोसिस पर व्यू बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वीक तो हुआ है मार्केट्स, थोड़ा और नीचे आया, और इनफैक्ट लेकिन पोजीशन जो पिछले कुछ मिनटों में बढ़ी है, बाइंग जो बढ़ी है वो अडानी स्टॉक्स में जरूर बढ़ी है। अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी पोर्ट्स हो, वहां पर मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस जो लगातार परफॉर्म कर रहा है वो है सीमेंट स्पेस, और सिर्फ लार्ज कैप स्पेस नहीं। मैं सांगी इंडस्ट्रीज को भी देख रही थी अभी, अजय आप जिस ट्रैक करते हैं, कल भी आप देखें डालमिया इंडिया, प्रिज्म सीमेंट, जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट है वहां पे भी अच्छी मूव बनी हुई है। आज सांगी को भी देखिए 3-3.5% की मूव है वहां। जी हाँ, ये एक टेक ओवर कैंडिडेट की तरह से लोगों को लगता है ऐसा, बट ये स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए केयरफुल रहिए। अभी आप आ जाइए PSU बैंक इंडेक्स पे, कल इंट्राडे रिकवरी मार्केट की PSU बैंक इंडेक्स ने एड की थी, हेल्प की थी। अभी देखते हैं PSU बैंक इंडेक्स की, देखिए वापस हरे निशान में, हालांकि डेज लो की तरफ आ रही है। आईटी में क्लियर ट्रेड बन रहा है, ये बात तो तय है। ये एशियन पेंट्स को कैसे ट्रेड किया जाएगा, कुणाल आप बताएंगे? एशियन पेंट्स काफी चला है, जैसे जैसे क्रूड नीचे आता गया ना, लास्ट कुछ हफ्तों से ये देखिए 3050 पे आ गया है। ये आपको 2300-2400 मिल रहा था। 6 महीने का ग्राफ दिखाई देता साहब। हर सीरीज जिसने क्रूड गिरावट में एशियन पेंट को लॉग इन किया, एशियन पेंट ने अच्छा पैसा बना के दिया है। ये देखिए 6 महीने में नीचे आपको ये 2600-2700 के भाव से मिला, अभी 3050, अभी 3-4 महीने में। इस भाव पर रिस्क रिवॉर्ड ठीक है या अवॉइड करना चाहिए कुणाल? वेल रिस्क रिवॉर्ड इतना परफेक्ट नहीं रहेगा प्रेजेंट लेवल से, क्योंकि अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं, सपोर्ट की बात करूं, तो सपोर्ट नीचे में तकरीबन 2840 के लेवल पे आ रहा है, एंड ऊपर के लेवल की बात करूं तो 3135 के लेवल एज ए टारगेट हमें प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू उनके लिए ही बनेगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है। सो व्यू ये है कि पोजीशन होल्ड करके रखिए। 3135 का लेवल हमें एशियन पेंट में देखने को मिल सकता है, और अगर वो ब्रेक होता है तो 3240 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। लेकिन अगर कोई भी गिरावट आती है, गिरावट में अगर हमें नीचे में अगर 2950 तक का अगर लेवल छूने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि फ्रेश बाय करके चलना चाहिए, यानी कि फ्रेश बाय के लिए बाय ऑन डिप का यूज करना चाहिए। ओके किरण, आईटीसी एंट्री का मौका दे रहा है क्या? करीब 23 के आसपास आ गया है, और ये इनफैक्ट अगर आप लास्ट 3-4 दिन का चार्ट देखें आईटीसी का, लिखिए डायरेक्टर साहब, तो अच्छी तेजी दिखाई है। 430 गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी फिर मिल रहा है नीचे। एंट्री लें इस समय किरण? सो मेरे हिसाब से आईटीसी में थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर क्लियरली आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न और इवनिंग स्टार कंडीशनल पैटर्न बनी हुई है, और जिस तरह से हम इसके लोअर टाइम फ्रेम चार्ट भी देख रहे हैं तो 420 के मल्टीपल सपोर्ट है,
जब तक 420 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक चांसेस है वापस से 430 के आसपास जाए। तो एक 10 रुपए की रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई वुड सजेस्ट अवॉइड कीजिए, अभी करंट मार्केट प्राइस से नहीं लीजिए, क्योंकि अगर ये 421 420 का लेवल तोड़ेगा तो चांसेस है कि इसमें थोड़ा शार्प करेक्शन है, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आ सकता है, जहां पे आपको 403 400 तक के लेवल दिख सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ये 420 टूटेगा ऐसा एज ऑफ नाउ लग रहा है, और 420 टूटने पे आपको नीचे अच्छे खासे लोअर लेवल मिल सकते हैं, जहां पे हम री एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो जिनके पास है उनको भी मैं सलाह दूंगा कि 420 का एक स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि जैसे ही लेवल टूटेगा आपको 405 के लेवल दिखेंगे, सो वहां पे री एंट्री कीजिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। चलिए वॉच लिस्ट में रखना होगा आईटीसी को। लेकिन मयूरेश, अशोक लेलैंड पर आप राय दीजिए, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली प्ले आउट कर रहे हैं अशोक लेलैंड के लिए। एक तो सीवी सेल्स जो हैं आने वाले 2 सालों में काफ़ी मजबूत हो सकती है, जो कि एक बेनिफिशियरी है अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक के लिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिमांड लगातार हैं, जो कि मार्जिन को काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्टिवली इंप्रूव भी कर रहे हैं। ब्रोकरेजेस भी मानते हैं करीब 190 तक के लेवल्स यहाँ नजर आ सकते हैं, और पोटेंशियल इंक्लूजन MSCI के जो ताज़ा बदलाव होने वाले हैं उसमें अशोक लेलैंड में इंक्लूजन की खबरें आ रही हैं। क्या राय होगी? सो एब्सोल्युटली मानसी, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स तो टेलविंड्स वन के फेवर में आएंगे ही आएंगे, बट महत्वपूर्ण फैक्टर ये रहेगा कि जो MHCV LCV सेल्स है, यहाँ पे जो आई थिंक मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा। स्पेसिफिकली आई थिंक जो टिपर सेल्स है, जो हम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी देख रहे हैं, जो केपेक्स स्पेंड्स आ जाएंगे गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट केपेक्स से भी। इनफैक्ट प्राइवेट केपेक्स इज नाउ कमिंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स, जो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और इसलिए आई थिंक जो LCV लास्ट माइल और कनेक्टिविटी के लिए लगते हैं, प्लस टिपर सेल्स अलॉन्ग विद MHCV सेल्स, ये शायद मार्केट शेयर गेन्स सस्टेनेबल रखें अशोक लेलैंड के लिए। एट द सेम टाइम जो नॉर्म्स आ रहे हैं, आई थिंक दैट शुड आल्सो प्रोबब्ली स्टार्ट हेल्पिंग अशोक लेलैंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक एब्सोल्यूट एबिटा पे, एवरेज सेल ऑफ अ व्हीकल एंड देन रिपोर्टेड एबिटा पर व्हीकल एज वेल, ये डायनामिक्स भी स्टेबल और एक सेकंड हाफ में इंप्रूवमेंट देखनी चाहिए। तो की एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन दी ओनियन लाइंस, हमें लगता है आई थिंक मोमेंटम बरकरार है। मल्टीपल टेलविंड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आगे भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर हम देख रहे हैं अच्छे नतीजों के ठीक बाद ऑलमोस्ट 2% के अपमूव्स स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा, कुछ एक बार टेक महिंद्रा पर भी अपनी राय दीजिए, यहाँ पर आधे से 1% तक की मजबूती दिख रही है। जी, एक रिकवरी अंडर वे है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो इसके की रेजिस्टेंस जोन्स हैं इसके काफी करीब ट्रेड कर रहा है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। आई थिंक वंस इट क्रॉसेस अबव 1060 व्हिच इज नॉट टू फार, बट एक बार 1060 के ऊपर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तब आप इसमें इंट्राडे के लिहाज से एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। तब आपके लिए 1045 के जो जोन्स हैं ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1075 फर्स्ट टारगेट एंड 1085 सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के पास जो पिछले 5-6 दिन की मशक्कत है वो अभी भी पूरी होते हुए नहीं नजर आई है। तो क्रॉस करे, सस्टेन करे, तब आप इसमें फ्रेश एंट्री लीजिए, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें। बाजार में थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है। अगर आप देखें 15 मिनट हुए बाजारों के लिए, एडवांस डिक्लाइन लेके आई रेटर साहब, और ये भी लेके आई है आप इंट्राडे, ये देखिए लो पे है। अब ये पुल बैक पे बाइंग हमने आपको 4 दिन तक दिखाई थी, निफ्टी में पुल बैक पे बाइंग आती है, तो ये पुल बैक जो आएगा, जो आधे घंटा शायद लास्ट कर सकता है एडवांस डिक्लाइन, इस पुल बैक में एंट्री लेनी चाहिए क्या? अगर ट्रेंड देखें तो जी हाँ। एट द सेम टाइम ये मत भूलिए कि ये रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे कुणाल? निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पे री एंट्री करें? वेल, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी अभी 43,438 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एंड लाइकली चांसेस है कि थोड़ा सा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। अगर करेक्शन में अगर 43,350 43,350 के अगर लेवल हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि हमें वहां पे एंट्री करनी चाहिए। व्यू पॉजिटिव साइड का ये 43,350 अगर आता है तो बाय करिए, एंड उस लेवल पे आने के बाद मुझे लगता है कि वापस हमें बैंक निफ्टी में 43,510 एंड वो ब्रेक होते ही ऊपर में 43,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू बाय ऑन डिक्लाइन के साथ बना रहेगा, और उस लेवल पे हम जो ऐसे यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो है 43,050 का। तो बैंक निफ्टी 43,350 पे बाय करने की सलाह है। एंड निफ्टी की बात करें, निफ्टी अभी चल रहा है 18,357, तो यहाँ पे जो व्यू बनेगा वो भी बाय ऑन डिक्लाइन के साथ ही बनेगा।
कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 18,330, तो वहां पे हम बाय करने की सलाह करेंगे। माइनर सा करेक्शन है 20-30 पॉइंट का, अगर वो आ जाता है तो परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड वहां पे हमारा मेंटेन हो जाएगा। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे वो एसएल आएगा नीचे में 18,250। एंड अगर टारगेट की बात करता हूँ तो टारगेट कहीं ना कहीं मुझे ऊपर में दिख रहा है 18,450 का पहला लेवल है, जो आज हम शुरुआती सेशन में बात कर रहे थे 400 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। एंड उसके बाद अगर 18,450 के ऊपर सस्टेन होता है तो लाइकली चांसेस है निफ्टी हमें 18,560 के लेवल भी दिखा सकती है फ्यूचर। तो जो दोनों इंडेक्स है, दोनों इंडेक्स में डिक्लाइन के साथ ही बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, कुछ मिड कैप की तरफ रुक करते हैं अपना, वहां पे अच्छा एक्शन हो रहा है। ये देखिए एनआरबी बेरिंग्स, जो फायर लगी थी, उसकी आग लगी थी किसी प्लांट में 2 दिन पहले, वहां से रिकवर कर गया। इस समय 3% ऊपर डेज हाई की तरफ जा रहा है। वो बहुत ही मामूली इनकॉन्सिक्वेंशियल एकदम इवेंट था, उस पर कंपनी के फंडामेंटल से बहुत बड़ा असर नहीं था, लेकिन सेंटिमेंटली स्टॉक डाउन था। इस समय डेज हाई की तरफ कुछ तरह देखिए ये क्या टारगेट लेंगे इस पे एनआरबी में, क्योंकि काफी लोगों ने उस गिरावट पे लिया भी था अभी 1 हफ्ते पहले जो आग लगी थी। बिल्कुल, देखिए ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ये जनरली दे टर्न आउट टू बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिहाज से हो या इन्वेस्टर्स के लिहाज से हो, गुड स्ट्रॉन्ग कंपनीज। तो पूरी रिकवरी हो चुकी है। इनफैक्ट जो इसका रीसेंट हाई बना था 152 153 के आसपास, स्टॉक फिर से उसको अप्रोच कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनी थी 2-3 दिन पहले जब ये न्यूज आई थी। तो यहाँ से अब अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है, बिकॉज रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे आप 160 के पहले टारगेट के लिए बाय करें। 165 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए दूसरा टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल 150 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज बन रहा है। तो बहुत क्लियरली वही सपोर्ट है, उसको आप इसका अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ठीक है, यूग्रो में आज 200 रुपए का जो उसका रेजिस्टेंस था 2-3 दिन से, यूग्रो कैपिटल वो क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल, यूग्रो के चार्ट्स देख के बताएंगे यूग्रो कैपिटल। यूग्रो कैपिटल की बात करें 208 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड काफी अच्छी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिली है। लगातार 145 के बॉटम के बाद 208 तक की जो जर्नी है बहुत ही कम टाइम में स्टॉक ने अचीव की है ना। फिलहाल स्टॉक की अगर मोमेंटम की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है 197 198 के लेवल पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का। जो व्यू बन रहा है, व्यू पॉजिटिव साइड का बन रहा है। मैं कहूंगा अगर 210 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो वहां पे हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगा ब्रेकआउट के साथ का। तो 210 के ऊपर हमें यहाँ पे पोजीशन बनाने की सिफारिश रहेगी ना। वो सर यहाँ पे अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी पिछले दिनों में काफी बढ़िया हमें देखने को मिली है। तो जो एसएल बनेगा वो एसएल बनेगा 190 का। तो 210 के ऊपर बाय करेंगे, 190 का एसएल रहेगा, यानी कि तकरीबन 9 साढ़े 9 तक का एसएल। लेकिन वीकली चार्ट है, टाइम फ्रेम बड़ा है, तो मोमेंटम भी हमें बड़ी देखने को मिल सकती है। मोमेंटम की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 225 का लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है, और 225 जैसे ही ब्रेक करेगा हमें 250 तक की भी मोमेंटम हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 18 से 19 तक की भी मोमेंटम हमें स्टॉक दिखाने में काबिल है। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ही बनेगा। 210 के ऊपर बाय करने की सलाह है 190 के एसएल के साथ। टायर स्टॉक्स में फॉलो अप बाइंग हो रही है। सीएट ने अच्छे नंबर्स दिए, इनफैक्ट सबने ही अच्छे नंबर दिए। मयूरेश, आप सीएट, ये देखिए सीएट आज भी तेज हाई की तरफ जा रहा है। सीएट आपका जेके टायर हो गया, अपोलो ने अच्छे नंबर दिए थे। इसमें वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट किस में है, या प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ गया है अभी? ओ मयूरेश अभी चले गए, बट कुछ है हमारे साथ। कुछ चार्ट से बताइए आप। बालकृष्ण मत लीजिए, बालकृष्ण ऑफ रोडिंग टायर है, वो रेगुलर टायर नहीं है। हम पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर टायर, सीवी टायर उनकी बात कर रहे हैं। अपोलो, सीएट, जेके। कुछ ट्रेड कितने है? अजय देखिए सीएट काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमें फिर से इसमें ब्रेकआउट देखने मिला है। पिछले 3-4 दिन का इनफैक्ट मैं देखूं तो कंसोलिडेशन था, और 1730 के जो जोन्स हैं उसका जो रेजिस्टेंस है आज ये ब्रेक करके अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें 1830, ये जो लेवल्स है इसको अपना पहला टारगेट बनाएं। दूसरा टारगेट आपके लिए इनफैक्ट 1900 का निकल के आ रहा है। तो ये जो मोमेंटम है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम बैक्ड है, तो मेरे हिसाब से ये जारी रह सकता है। तो 1900 तक के लेवल्स के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। जो सपोर्ट जोन है और जो आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेगा वही 1730 जो रेजिस्ट कर रहा था, जहां पे ये स्टॉक अभी सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा। तो 1730 को अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो सीएट, अपोलो, पूरा स्पेस अच्छा खासा चल रहा है। आप सीएट पर इस वक्त रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यहाँ से भी तेजी और बन सकती है। सुनील सुब्रमण्यम से कल हमने सुंदरम एएमसी के एमडी एंड सीईओ उनसे कल बात की थी कि वो क्या ट्रेंड्स बड़े देख रहे हैं, मार्केट पर क्या व्यू बना रहे हैं। एक बार आपको इनका रिएक्शन सुनवाते हैं, फिर कुछ और ट्रेड भी डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्टेटस अच्छी है। यानी डोमेस्टिक में कैपेक्स साइकिल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 75% से बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कैपेक्स साइकिल एक 5 to 7 इयर्स के लिए हम समझ रहे हैं कि एडिशनल कैपेसिटी क्रिएशन पीएलआई स्कीम के कारण, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के कारण और डोमेस्टिक अपना ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस चीज में आपको मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज जो ऑर्डर सप्लाई करती है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, सीमेंट, स्टील, इंडस्ट्रियल्स, तो इनमें अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बेहतर देख सकते हैं। और ज्यादातर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की फ्लोज, जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स है, चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले हो या इंश्योरेंस वाले, वो ध्यान इनके ऊपर देंगे बिकॉज एफआईएस की उनकी जानकारी इनके ऊपर, एक उनका लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है बिकॉज ऑफ स्मॉल मार्केट कैप। दूसरी बात है उनको जानकारी भी नहीं है, वेराज डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को अच्छी एक जानकारी होती है, तो वो ज्यादा निवेश इसमें करेंगे और उस बाइंग के कारण ही आपको मिड एंड स्मॉल कैप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा। तो एक मल्टी कैप अप्रोच जहाँ पे एफआईएस की वापसी के कारण लार्ज कैप सपोर्ट और डोमेस्टिक फंड मैनेजर के कारण मिड एंड स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में उतना नहीं होगा क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर्स ज्यादातर लार्ज कैप में अभी भी निवेश कर रहे हैं। वेराज लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप में नियम के कारण, रेगुलेशन के कारण मिनिमम 35% या 50% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में रखने की एक रूल है। कोई भी फंड मैनेजर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता बिकॉज नियम है। तो वहां पे मैं समझता हूं कि एक अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। मैं कहूंगा कि अभी भी इंडस्ट्रियल्स के ऊपर मैं स्मॉल एंड मिड कैप में फोकस करूंगा क्योंकि उधर बिग बायर है। स्मॉल एंड मिड कैप्स जो रिटेल में है ना, मैंने रिटेल बिजनेसेस में B2C में, वहां पे उनको ऑलवेज चैलेंजेस होंगी क्योंकि उनका रीच और उनका जो मार्जिन का प्रेशर और उसको मैनेज करना, क्योंकि हाईली लो लिक्विडिटी होता है स्टॉक में। तो मेरे लिए जो कि B2B बिजनेसेस सप्लायर्स है और इंडिया की जो बढ़ती जीडीपी ग्रोथ के पीछे जो कैपेक्स साइकिल है, वहां पे जो सप्लायर्स है, मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे उनको एक कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ भी मिलेगी, विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक भी मिलेगी और एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी पे मैं फोकस करूंगा। तो डेफिनेटली उधर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स मिल सकते हैं। तो मैं वही कहूंगा कि ब्रॉड मैंने कट लिया। सेकंड, डोमेस्टिक ओरिएंटेड, क्योंकि मिड कैप में आपको आईटी कंपनीज भी है, फार्मा भी है, बट एक्सटर्नली आपको मतलब माहौल ठीक नहीं है, पता है ना। तो इस माहौल में क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके कम्पीट कर सकती है विद द लार्जर प्लेयर्स? तो आईटी सेगमेंट में मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, मिड एंड स्मॉल कैप में, फार्मा में थोड़ी कॉशियस रहूंगा। और डोमेस्टिक में भी कंजम्पशन के अंदर भी जैसे सेम B2C और B2B की बात कर रहे हैं, वहां पे भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मिड कैप्स को मैं फेवर करूंगा एज अपोज टू फास्ट एफएमसीजी वाले मिड कैप्स, बिकॉज अगेन कंपीटिंग विद द बिग ब्रदर्स, राइट, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ स्पेस, इंडस्ट्रियल्स एज अ स्पेस मैं चुनूंगा मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, और आईटी, फार्मा और एफएमसीजी के जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स वाले स्टॉक्स को थोड़े सावधान रहूंगा उनके एक्सपोजर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत करते हैं आईटी की। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, मिड कैप इंडेक्स देखिए आउट परफॉर्म कर रही है डेज हाई पे, और सुनील सुब्रमण्यम मिड कैप की बात करें, लेकिन आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, 150 पॉइंट इंडेक्स गेन कर रही है। हम आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। आईटी स्टॉक्स में अब इंक्रीजिंगली ये व्यू आ रहा है कि समय आ चुका है लेने का, रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया एटलीस्ट। 17 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे। उस रिजल्ट का जो बॉटम बना था उस दिन, वहां से आईटी शेयर्स में ये देखिए तेजी, परसिस्टेंट 20%। आपको याद होगा यहाँ 18 स्वदेश में मॉर्निंग में ही हमने कहा था ये 25% ग्रोथ करने वाली कंपनी, इनकी भी इतनी पिटाई हो रही है जितनी इन्फोसिस की। क्या ये सही है? तो छोटी कंपनी जो है परसिस्टेंट के पीआईटी 10-20% चल गई। 7-8% का रिबाउंड इन्फोसिस और टीसीएस में ऑलरेडी आया है। लेकिन क्या गुंजाइश है प्योरली वैल्यूएशन के हिसाब से, या बाजार स्लो डाउन का जो फियर है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहा है? ये डिस्कस करेंगे क्योंकि कई वॉइसेस अब ब्रोकरेजेस में आने लगी हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। हमारे साथ गिरीश सुदानी है। गिरीश, अगर आईटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे अच्छा आपको कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं इस समय जो फैक्टर इन कर रहे हैं सारे स्लो डाउन का फियर?
देखिए, क्योंकि आईटी अगर सेक्टर की हम बात करें तो हमें थोड़ा सा बड़ा व्यू रखना चाहिए, हमें थोड़ा सा चीजों को चेंज करके सोचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आईटी ऑलरेडी यूएस मार्केट्स को लेके काफी दिक्कत में रहा है। ये सेक्टर प्रॉब्ली पूरी तरीके से दिक्कत रहा है। तो हम इसमें ना नए पोटेंशियल्स ऑप्शंस ढूंढते हैं। हम एकदम टॉप एंड्स पे नहीं जाते हैं, इन्फोसिस या फिर दूसरे परसिस्टेंस के ऊपर। हम इसमें मिड रेंज के स्टॉक्स को चूज करते हैं। जैसे अभी हमने लेटेस्ट में आप लोगों के साथ ही शेयर करा था विप्रो, एंड कल ही मैंने शेयर करा था बीसॉफ्ट। ये दोनों स्टॉक्स मैंने इसलिए चूज करे थे क्योंकि मैंने इनकी बुक्स, इनके परसिस्टेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो नए एक्सपेंशन आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है मैनेजमेंट को लेके, डील बुक्स हैं, उनको लेके कहीं पे भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए पॉजिटिव था। तो उसी लेवल्स पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंपनीज ऐसी रहती हैं जो नॉट द इंटरनेशनल मार्केट में, ये अपने नए मार्केट्स को भी ढूंढने के लिए काफी कोशिश करती है। इसलिए ये स्टॉक्स को ज्यादातर हम लोग चूज करते हैं। आपकी टॉप पिक्स क्या है गिरीश? मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब मिला के 2-3 स्टॉक्स अगर बता के जाए एज अ हाउस। मेरे दोनों रिकमेंडेशन स्टिल स्टैंड रहेंगे। मैं बीसॉफ्ट और विप्रो में तो जाना ही नहीं चाहता हूँ, साथ में मैं टेक महिंद्रा जरूर एक चूज करूंगा। क्योंकि मुझे इसके रेट प्रपोजिशंस काफी सही लगते हैं। मुझे यहाँ पे 1200 के एक लेवल जरूर दिखाई देता है कि 1200, 1250 का एक लेवल जरूर दिख सकता है अगले 6 महीने के लिए। बिकॉज ऑन द डील बुक्स के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनके डील बुक्स काफी इंप्रूव हुई है। तो उस प्रपोजिशन में मुझे 1200 का एक टारगेट जरूर दिखाई देता है। ओके गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और आईटी स्टॉक्स पे ये व्यू अपना शेयर करने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। हालांकि बैंक्स में कुछ रिकवरी ट्रेड तो अटेम्प्ट हो रहा है, और लेकिन डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में कहीं से आपको रिकवरी नहीं दिख रही। इनफैक्ट अब 6% तक की गिरावट डॉक्टर रेड्डीज पे है, और लार्सन भी और फर्दर वीक हुआ है 5% के करीब। हिंडाल्को में भी लगभग 3.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अडानी स्टॉक्स इस बीच में और मजबूत हुए हैं। अडानी एंटरप्राइज में लगभग 3% की मूव है। आईटी के कुछ काउंटर्स में HCL, टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी अच्छी मूव है। अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देखें तो फिर से एक, हालांकि इसमें कोई बड़ा पॉज आया भी नहीं था, लेकिन सस्टेनेबल मूव्स लगातार ही बनी हुई हैं। किरण, अपोलो हॉस्पिटल पे अगर किसी को यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो किस ट्रेडिंग रेंज के लिए एंटर कर सकते हैं? अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से करंटली हम चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस 4650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मोमेंटम इंडिकेटर भी एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। अगर सेफर इन्वेस्टर है तो कहीं ना कहीं ऊपर में 4650 का लेवल क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही 4650 का लेवल क्रॉस करके कप एंड हैंडल पैटर्न है तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद स्टॉक 5000 तक जा सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मेरे हिसाब से 4650 के ऊपर ही बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 4600 का मेंटेन करना है, और टारगेट फिर 5000 का रहेगा। तो 4650 के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल पे हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। कंडीशनल बाय आप दे रहे हैं 4650 के ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए थे, थोड़े से मार्जिन में मिस था, और उसके बाद हमने देखा एक स्टॉक पे रिएक्शन आया था। आज वहाँ एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बाउट है, लगभग 4% की मूव, लगभग 2% की मूव आपको आरती इंडस्ट्रीज पे दिख रही है। क्या आप फर्दर अपसाइड के लिए प्ले करेंगे, कुछ आप एंटर करेंगे इन लेवल्स पे? बिकॉज फॉल के बाद का ये पहला दिन है जहां पे हम एक रिबाउंड देख रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई दिस इज जस्ट अ डेड कैट बाउंस, शायद रिकवरी प्ले सस्टेन ना करे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। इसमें एक टेक्निकल कंडीशन ये भी ऐड कर दे कि 520 के करीब जो इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस है उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही लिहाज से मेरे लिए थोड़ा सा इसमें कॉशियस अप्रोच रहेगा। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। 520 के ऊपर अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तब एक प्ले बनेगा, बट अप अंटिल देन मैं इसको जस्ट वेट एंड वॉच करूंगा। एशियन पेंट्स के नतीजे आने वाले, और नतीजों से ठीक पहले हम एक अच्छी मजबूती एशियन पेंट्स के स्टॉक में देख रहे हैं। अनुमान यही बता रहे हैं कि तिमाही आधार पर और साथ ही सालाना आधार पर नंबर्स में रेवेन्यूज और मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा दिख सकता है, और साथ ही वॉल्यूम रिकवरी अच्छी है, जिसके चलते नतीजों को काफ़ी हद तक एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा। मयूरेश है हमारे साथ। मयूरेश, एशियन पेंट्स, ओके मयूरेश नहीं है, किरण एक बार एशियन पेंट्स पर अपनी राय दीजिए। करीब आधे से 1% तक की तेजी है नतीजों से ठीक पहले। सो एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से नीचे के लेवल से हमने रिकवरी देखी है, कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट और
असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, ये रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में जहां नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, वो 3150 का है। सो जिसके पास पोजीशन है तो करंट मार्केट प्राइस से कोई लेना चाहता है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। और एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 3020 का मेंटेन करना है। 3020 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि हम 3150 तक के लेवल एशियन पेंट में नेक्स्ट वीक तक देख सकते हैं। ठीक है, लेवल्स जो है अपवर्ड्स नज़र आ सकते हैं एशियन पेंट्स में। इसी के चलते अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है इसे ज़रूर आप इंटैक्ट रखिए राय मिलती हुई। लेकिन डिफेंस प्लेज में कुछ एक बार आप देखिए बीडीएल का स्टॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर ही राय दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी मजबूती के बीच डिफेंस प्लेज और ये आपके रेडार पर भी रहते हैं। और एमएससीआई के जो लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं, अनाउंसमेंट जो कि कल, इनफैक्ट अनाउंसमेंट आज पोस्ट मार्केट होती दिखेगी, लेकिन भारतीय बाजार के लिए कल अर्ली मॉर्निंग होंगे और इनफैक्ट चेंजेस जो हैं 31 मई से लागू होंगे। इस लिस्ट में एचएल का स्टॉक जो है हाई चांसेस ऑफ इंक्लूजन में सबसे आगे नजर आता है और ये एक ट्रिगर, और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स डिफेंस के लिए तो प्ले आउट कर ही रहे हैं। बिल्कुल मानसी, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है जो मार्केट में द वर्ड हैज बीन डूइंग राउंड्स। लेकिन मैं कहूँ दैट ट्रिगर और नो ट्रिगर, अगर आप इसका मूवमेंट देखें और जिस तरीके का हम जानते हैं पिछले 1.5 से 2 साल में जो मूवमेंट आया है वो भी बहुत ही सस्टेन रहा है। नियर टर्म में भी देखें तो स्टॉक ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर आता भी है या उसके पास आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे हर बार साबित हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी है और अभी भी बरकरार है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप अभी भी एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 3000 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास नॉर्मली एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, बट स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको आप लॉन्ग लेके चले। 3065 ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा। 3100 3110 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए सेकंड टारगेट एक्ट करेंगे। यहाँ जो आप स्टॉप लॉस लेके चले, ये 2565 के जो 2965 हम सॉरी उसके जो लेवल्स हैं उनको लेके चले। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, मोमेंटम थोड़ा सा स्लगिश है, बट दैट्स ओके बिकॉज द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव और ग्रेजुअली ही सही, बट ट्रेंड बिल्कुल अप का ही है। ठीक है, सिप्ला के भी नंबर्स आने हैं, एशियन पेंट्स के भी नंबर्स आने हैं। सिप्ला अपने नंबर से पहले थोड़ा सा वीक जरूर दिखाई दे रहा है। क्या किरण, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज प्रेशर डाल रहा है और हालांकि सिप्ला का तो बहुत हद तक डोमेस्टिक बिजनेस है, कैसे ट्रेड करना चाहिए सिप्ला को? क्या एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आ रहा है अभी इस स्पेस पर भी? सो ओवरऑल फार्मा के अंदर देखिए तो रिकवरी काफी अच्छी आ रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी है। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी में आज हम एक करेक्शन देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप सन फार्मा देखिए तो वो भी एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। लूपिन में एक अच्छी नीचे से रिकवरी देख रहे हैं। अब शिप्ला की अगर हम इसी लेवल पे बात करें तो इसमें एक ब्रेकआउट आया था 930 के आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर में आप देखोगे तो एक गैप रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के ऊपर 950 940 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। कहीं ना कहीं नीचे में 920 और ऊपर में 950, ये 30 रुपए की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं देता है तब तक वी वुड लाइक टू अवॉइड दिस स्टॉक, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि दूसरे जो स्टॉक्स है फार्मा के अंदर, अभी ऑर्बिन तो फार्मा हो गया या लुपिन हो गया, वहां पे काफी क्लियर ट्रेंड हमें देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शिप्ला थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप सिप्ला ट्रेड अवॉइड करेंगे, लेकिन मिड कैप स्पेस पे भी देखते हैं वहाँ कैसी मूव दिख रही है। कुछ केमिकल नेम्स तो आज दिख रहे हैं। आरती इंडस्ट्री वहाँ तो चलिए एक रीबाउंड ट्रेड है, लेकिन जीएनएफसी दिख रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी 1% की मूव के साथ है। थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस पे नजर डालनी चाहिए। कुणाल, नजर होगी आपकी कहीं? एक अच्छा स्टॉक का नाम लिया आपने, जीएनएफसी। काफी अच्छी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिली है, पर्टिकुलरली 26 अप्रैल को उसके बाद स्टॉक साइडवेज मोमेंटम में चला गया था ना। अभी इस लेवल पे वही स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें स्टॉक में आते हुए देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट लेवल से ही मैं कहूंगा कि खरीदारी करके चलना चाहिए। 614 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो एसएल आएगा 588 एज पर द फ्लैग फॉर्मेशन रूल। 588 का हम यहाँ पे एसएल आएगा। इमीडिएट बेसिस के टारगेट की बात करो तो 634 का टारगेट है, 634 का टारगेट है, एंड वो ब्रेक होता है तो ऊपर में 670 की भी मोमेंटम यानी कि 670 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि तकरीबन 8 से 9% तक की भी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो जीएनएफसी को प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलना चाहिए विद द एसएल ऑफ 588 का एक स्टॉप लॉस और खरीदारी की जा सकती है। रत्नमणि मेटल्स एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर किरण किसी की है तो अब क्या किया जाए? अच्छे नतीजों के दम पर काफी ज्यादा मजबूती, 10% तक के अपमूव्स रत्नमणि मेटल्स के स्टॉक में इस वक्त नजर आ चुके हैं। रेवेन्यूज के फ्रंट पर तो 53-54% के अपमूव्स सालाना आधार पर थे। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स का सीधा असर है।
सो रत्नमणि मेटल्स की हम बात करें, जैसे आपको पता है कि स्टॉक के जो नंबर आए वो क्लियरली हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन एक बड़े गैप अप के साथ खुला है। प्रीवियसली हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से 2400 का रेजिस्टेंस लेके मार्केट में एक फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा था, यहाँ कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी आई है। अब वहां से ब्रेकआउट लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड करा था, लेकिन आज एक बड़े गैप अप के साथ हुआ है। सो करंट मार्केट प्राइस से तो हम बाई की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। आप ध्यान रखिए, अगर 1-2 दिन ये 2400 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आप वहां पे लॉन्ग कीजिए, और आज का जो लो रहेगा दैट वुड बी द स्टॉप लॉस, लाइक 2380 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन 1-2 दिन मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अगर 2400 के ऊपर सस्टेन हो जाता है फिर ही बाई कीजिए, क्योंकि अगर ये 2400 तोड़ देगा, आज जैसे ये हम एक गैप अप तो देख रहे हैं लेकिन सस्टेन नहीं किया और 2400 ब्रेक कर दिया, तो चांसेस है हम नीचे में वापस 2240 तक के लेवल जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है वहां तक एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रत्नमणि मेटल्स को अवॉइड करना चाहिए। रिजल्ट भले ही अच्छा आया हो, आपको नीचे कोई भी लोअर लेवल मिलते हैं तब जाके आप बाई कीजिए। लोअर लेवल्स पर एंट्री की राय इस वक्त, लेकिन पोजीशंस हैं तो उसे एक बार आप जरूर रख सकते हैं, अदरवाइज नई पोजीशंस के लिहाज से अवॉइड कीजिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार में हम देख रहे हैं 18300 के पार निफ्टी ने अब भी लेवल्स को संभाल कर रखा। बैंक निफ्टी से हम देख रहे हैं इस वक्त पॉजिटिविटी ज्यादा निफ्टी के मुकाबले, करीब 140 अंकों की तेजी, 43,470 के लेवल्स। ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें, एक दिन का ब्रेक लेने के बाद आज वापस एक्शन में आ चुके हैं। आइए 10 के बाद